अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, सुबह बखैर, क्या हाल है? करते हैं आपकी मॉर्निंग को, क्योंकि अभी आपको सुबह सुबह एक तोहफा हमने देना है और वो तोहफा है पेट्रोल की कीमत की सूरत में। तो लिहाजा पहले मैं कहने लगी थी पेट्रोल की सूरत में नहीं, हम पेट्रोल नहीं आपको दे रहे। आपकी आवाज़ नहीं जा रही, आपकी आवाज़ नहीं जा रही, आपकी आवाज़ में थोड़ी गड़बड़ हो रही है। इसको पता ठीक ये करें कुछ। खबर ऐसी थी कि मैं नहीं दे सकती। हाँ, मेरा ख्याल है कि मुझे बताना ज़रूरी है क्योंकि इन्होंने सारी बुरी खबरों की जिम्मेदारी मेरी लगाई हुई है। आज से पेट्रोल की कीमत 4 रुपये 7 पैसे बढ़ रही है। डीजल की कीमत में भी 4 रुपये 4 पैसे फी लीटर का इजाफा हो रहा है। पेट्रोल की नई कीमत 268 रुपये 68 पैसे फी लीटर मुकर्रर की गई है। डीजल 4 रुपये 4 पैसे फी लीटर इजाफे के साथ आवाम को अब 276 रुपये 81 पैसे फी लीटर का मिलेगा। वजारत खजाना ने एक्चुअली इसका नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। और आपको पता है कि पेट्रोल की कीमतें बढ़ने का मतलब क्या होता है? पेट्रोल की कीमतें बढ़ने का मतलब होता है हर चीज़ की जो हमें ज़रूरत है ज़िंदगी में उसकी कीमत बढ़ना। हुमा हेलो हेलो किसको कर रही है? हाय हेलो, आई एम चेकिंग कि मेरा ये माइक काम कर रहा है कि नहीं। अभी 2 सेकंड पहले तो कर रहा था और अपैरेंटली अभी भी नहीं आ रहा। It's not working, so I'll continue the show today on my own। और आप बीच में कोई मैं जरा थोड़ा सा झुक के आप कोई लुकमा देना चाहें तो दे सकती हैं। I'll just like act it out the whole thing। टैबलो कर लेते हैं आज। अच्छा, सही हो गया। सही हो गया? ये आप कुछ कर रहे थे इसलिए नहीं काम कर रहा था, वरना सडनली बैठे बैठे ठीक कैसे हो गया? अच्छा, खबर दे दी फिर आपने? हाँ, मैंने बता दिया। मेरा ख्याल है अब इस पे और क्या रोशनी डालें। पेट्रोल की कीमत और डीजल की कीमत दोनों की ऑलमोस्ट 4-4.25 रुपए बढ़ गई है। अब हम बात करते हैं कि कल वेल इट वाज नॉट सो अनएक्सपेक्टेड बिकॉज वी वर फोरकास्ट था और हम बात भी कर रहे थे इस हवाले से कि कराची में बारिश होगी। और क्या बारिश हुई? मतलब जहां जहां बारिश हुई और काफी इलाके में बारिश हुई, तेज हुई। इट तेज हुई, अनएक्सपेक्टेड भी लग रही थी और फिर हुई और फिर खत्म भी हो गई। और आज सुबह तो बड़ा अच्छा सूरज भी निकला हुआ था और इट वाज sunny. However, there is again forecast of today, not today actually, tomorrow and day after। हाँ, कल और परसों का फोरकास्ट एक और है क्योंकि शदीद हब्स, बिल्कुल समंदरी हवाएं बंद हुई थी। मतलब बिल्कुल स्टिल था माहौल। कराची में जहां हर वक्त हवाएं आपको महसूस होती हैं वहां पत्ता भी नहीं हिल रहा था और ये सब कुछ होता है बारिश का पेश खेमा। कल मुख्तलिफ इलाकों में बारिश हुई, लेकिन एट द सेम टाइम वी वुड लाइक टू मेंशन हियर कि तमाम इलाकों में बारिश नहीं हुई। मेरे यहाँ बारिश हुई, आपके यहाँ बारिश हुई, लेकिन हमारे बहुत से कॉलीग्स हैं जो हमें बता रहे हैं कि उनके इलाकों में बहुत मतलब बमुश्किल छींटा ही पड़ा। बारिश तो बारिश होती है और गरज चमक जो लाइटनिंग थी, लाइटनिंग काफी थी। इट वाज एक्चुअली क्वाइट फैसिनेटिंग एंड नाइस। और हम हमेशा यही कहते हैं जरा कंट्रोल तरीके में बारिश थोड़ी थोड़ी हो जानी चाहिए, बड़ा अच्छा सा माहौल हो जाता है। सो होपफुली एयरपोर्ट के इलाके और इसके अतराफ में सबसे ज्यादा 33 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। शहर में ज्यादा होती है मामूल के मुताबिक अभी तो है, लेकिन आपको पता है जब बारिश होती है तो शारा फैसल पे ट्रैफिक जाम लाजिम है। सो बहुत सारे लोग जो हमें पता ही कैसे चलेगा कि कुछ हुआ शहर में अगर शारा फैसल ना जाम हो? 5, 5:30, 6 बजे जब घरों से लोग दफातर खत्म होने का वक्त ज़ाहिर है यही है। जब निकले 5:30 बजे, आई वाज स्पीकिंग टू अ फ्रेंड, ही लेफ्ट अराउंड 5:30 एंड रीच्ड अराउंड 8:30। सो 3 घंटे तो आपको पता ही लग जाता है। मतलब बड़ी बात है कि पहुंच गए घर। पिछली बार याद है ना कि क्या हुआ था। तो बहुत सी जगहों पे जी बारिश हुई। आया चुंदरीगढ़ हमारे जहां ऑफिस है उधर भी हुई, शारा फैसल, एम.ए. जिन्ना रोड समेत शहर की मरकजी शाहराहों पर बारिश के बाद पानी जमा हो गया और ट्रैफिक की रवानी जो थी वो मुतासिर हुई, जिस तरह आपने समझाया। लेकिन इस वक्त एज वी स्पीक जब हम ऑफिस की तरफ आ रहे थे, यस यू कुड टेल कि ठीक ठाक बारिश हुई है, लेकिन एज सच कोई ट्रैफिक डिस्टर्बेंस। अच्छा, कल हमने ज़रा रौला डाला और ज़ाहिर है अवामी मैसेजेस भी हम तक आ रहे थे। बहुत सारे लोग कह रहे थे सिस्टम के इशूज़ हैं, FBI कह रहा था सिस्टम का कोई इशू नहीं है। खैर, अच्छी खबर ये है कि टैक्स रिटर्न फाइल करने की तारीख में 15 दिन की तौसी कर दी गई है। अब बराए मेहरबानी आपके पास कोई बहाना नहीं होना चाहिए। कल हम यही कह रहे थे ना आखिरी दिन, और मतलब उन्होंने भी एंड मिनट तक अनाउंस नहीं किया तो लोग बहुत ही टेंशन में ही आ गए, बड़ी मुश्किलों से अपने टैक्स जो है रिटर्न जमा करवाए, इंक्लूडिंग मी। तो हो गया, हाँ वो हो गया था रात तक काम। लेकिन बहुत से लोग इसी इंतज़ार में थे कि भाई ये बात तो आगे चली जाती है और फिर वो आगे चली गई। You got 2 more weeks for you, लेकिन अब करवाना है क्योंकि इससे ज़्यादा आगे बात नहीं जाएगी। हाँ, 15 दिन आपको मिल गए हैं। अगर आपका टैक्स रिटर्न जमा नहीं हुआ है तो बराए मेहरबानी अपनी एक कौमी जिम्मेदारी पूरी करें। अच्छा जी, अच्छा कल से जी गजा पीस डील जिस पे बहुत बात हो रही है, इनफैक्ट बात ही से वज़ीर आज़म का भी मैं बयान एक देख रहा था। उन्होंने कहा कि इजराइल की अफवाज के इनखला के मामले पर हमें मज़ीद बात करनी है, मज़ीद गौर करना है। एंड दिस इज़ काइंड ऑफ अ
स्टार्टर। फिर हमारे वज़ीर ख़ारजा और नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार साहब की भी गुफ्तगू हमारे सामने जब आई है और कल शाज़िब खानज़ादा के प्रोग्राम में ही उन्होंने कहा कि ये वो तमाम निकात नहीं है जिस पे हम लोगों ने इत्तफाक किया था और सदर ट्रंप की टीम के साथ तय हुए थे। मतलब उनके कहने का ये भी मतलब था। और अगर आज आप डॉन की हेडलाइन भी देखें तो कुछ शायद ऑल्टरेशंस हुई कॉल उनके, लेकिन आपको बताते हैं कि डिस्पाइट ऑल दिस टॉक ऑफ पीस, गजा पर इजरायली फौज के हमले जो हैं वो जारी हैं, वो चल रहे हैं बिल्कुल, जिसमें मजीद कितने 59 फ़लस्तीनी जो हैं वो शहीद हो गए हैं। सदर ट्रंप का 20 नुकाती गजा अमन प्लान पूरी दुनिया में ज़ेरे बहस भी है, एवरीबडी इज़ टॉकिंग अबाउट इट। लेकिन एक बात ये ज़रूर देखी जा रही है कि मुस्लिम दुनिया और मगरब के बाअसर ममालिक इस अमन मंसूबे से इत्तफाक करते नज़र आ रहे हैं। अगर सबको कुछ नुकात से इत्तफाक ना भी हो, मगर दुनिया इस बात पर ज़रूर मुत्तफ़िक है कि गज़ा में एक लम्हा ज़ाया किए बग़ैर अब जंगबंदी नागुज़ीर है। बट बात फिर भी उस पर नहीं आनी चाहिए कि जस्ट बिकॉज वो इतने बुरे हालात में, और कल भी हम ये बात कर रहे थे कि किसी की ऐसे कमर तोड़ दो कि वो किसी चीज़ को भी राज़ी हो जाए, तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि मतलब लिटरली अगर खाना पानी के लिए वो राज़ी हो जाए कि हाँ भाई कोई डील करनी है कर लो कि हमें एटलीस्ट ये मिल जाए। द वर्ल्ड, स्पेशली द मुस्लिम वर्ल्ड, इज़ रिस्पॉन्सिबल, दे शुड गेट मोर। मतलब जो हालात हैं दे शुड एक्चुअली गेट एवरीथिंग। लेकिन अगर आप 20 निकात को तफसील से पढ़ें तो बहुत कुछ है उसमें ऑलरेडी दर्ज, लेकिन ज़ाहिर है उसमें मज़ीद की गुंजाइश है। पर्टिकुलरली इजरायली अफवाज का उस इलाके से निकला, इसकी कोई टाइमलाइन दर्ज ना होना, बहुत सी चीज़ों से मशरूत होना, ये सारी कंसर्निंग बातें हैं। फिर वो जो पॉलिटिकल बोर्ड बनाया जा रहा है जिसकी जिम्मेदारी टोनी ब्लेयर को दी जा रही है, बोर्ड ऑफ पीस, सो उस पे भी बहुत सारे लोगों को रिजर्वेशंस हैं क्योंकि अब उनका अपना माजी खासा मुतनाज़े है। अच्छा, ज़ाहिर है प्राइमरी कंसर्न यही होना चाहिए कि मासूम फ़लस्तीनियों की जानें बचाई जा सकें, इन्हें छत मिल सके, खुराक मिल सके। पाकिस्तान, सऊदी अरेबिया, कतर, तुर्की, अमारात, उर्दन, मिस्र, इंडोनेशिया ने मुश्तरका बयान में ट्रंप के गजा अमन प्लान की हिमायत की है, लेकिन उसका साथ ही अलग हिस्सा भी है कि हमें मज़ीद इक़दामात की ज़रूरत है और साथ ही साथ अफवाज के इनखला का बड़ा उसमें ज़ोर दिया गया है। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ने कहा कि अमन मनसूबे में गजा से मुकम्मल इसराइली इनखला और तामीर नौ पर हम जोर दे रहे हैं। उधर बरतानिया, इटली, फ्रांस के सदूर और फ़लस्तीनी अथॉरिटी ने भी अमरीकी अमन मनसूबे का खैर मकदम किया है। यहाँ पे अहम बात यह है कि इसराइल पे ट्रस्ट कैसे किया जा सकता है। पर्टिकुलरली नेतन्याहू जब इब्रू में अपने लोगों को मुखातिब करते हैं तो उसमें वो इस बात से इनकार करते हैं कि इजरायली अफवाज जो हैं गजा के इलाकों से निकलेंगी। यहाँ और फिर बहुत से आपने जो पहले एक बात जिक्र की है जिस पे बहुत बात हो रही है, कोई टाइमलाइन ऐसा सच नहीं है। मतलब मिलिट्री प्रेजेंस जो कि ये कहते हैं कि बिल्कुल पैरामीटर्स पे ही होगी फॉर एनी अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट। हु इज गोइंग टू डिसाइड कि वो इंसिडेंट अनफॉर्चुनेट था और इनकी जरूरत थी या नहीं। खित्ते के लिए महफूज हो गया इसलिए यहाँ से निकल जाना चाहिए। और उनको लेट्स नॉट फॉरगेट कि गजा को प्रोटेक्शन इन्हीं से चाहिए। दे कैन नॉट बी अ पार्ट ऑफ द पेरिफेरी जहाँ ये प्रोटेक्शन इनकी हो। कतर के वज़ीर आज़म मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान ने इस बात पर जोर दिया है कि ट्रंप मंसूबे के कई निकात, वजाहत और मुज़ाकरात के मुतकाज़ी हैं। डिप्टी वज़ीर आज़म और हमारे जो हैं और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार ने कल जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाज़िब खानज़ादा के साथ में उन्होंने कहा कि गज़ा में बैनुल-अक़वामी सिक्योरिटी फोर्स में शमूलियत के लिए पाकिस्तान स्टेक होल्डर्स से मुशावरत करेगा। हम किसी एकॉर्ड का हिस्सा नहीं बनने जा रहे। इब्राहिमी मुआहदे की बात कर रहे थे, अकॉर्ड की बात कर रहे थे। इजराइल के लिए पाकिस्तान की पॉलिसी तब्दील नहीं हुई है। बड़े पर्टिनेंट इश्यूज जो हैं वो दे स्टिल रिमेन एंड दे नीड टू बी डिस्कस, ताकि मतलब खुशी खुशी में सारे आगे चल पड़े हैं और इतनी चीज़ों में अगर रिजर्वेशंस हो रही हों तो उनको क्लियर हो जाना चाहिए। ये नहीं कि हो नहीं सकता, बट दे शुड बी पॉइंटेड आउट। अच्छा जी, कल एक और चीज़ क्या हुई, वर्जीनिया में अमरीकी फ़ौजी जनरल से खिताब में अमरीकी सदर ट्रंप ने एक बार फिर फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की तारीफ़ करते हुए कहा है कि फील्ड मार्शल ने कहा ट्रंप ने लाखों लोगों की जानें बचाई हैं। फील्ड मार्शल का ये तबसरा मुझे बहुत अच्छा लगा। ट्रंप का ये कहना था। Prime Minister of Pakistan was here along with the Field Marshal, who's a very important guy in Pakistan, and he was here 3 days ago. And I didn't even realize it as beautiful as he said it, but he said this man saved millions of lives because he saved the war from going on, and that war was going to get very bad, very, very bad. President Trump saved millions and millions of lives. That was a bad war.
And I was very honored. I loved the way he said it. सदर ट्रंप के बयान से अंदाज़ा लगाना ज़ाहिर है ज़्यादा मुश्किल नहीं है कि आने वाले दिनों में मशरिक़ वस्ती में पाकिस्तान का अहम किरदार नज़र आ रहा है। बहरहाल ये बात भी हमें जहन में रखनी है कि सदर ट्रंप के मुजव्वज़ा मंसूबे में फ़लस्तीनी रियासत के क़याम का कोई जिक्र नहीं है। ये अमन मंसूबा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर रुक जाएं। यही तो सारी बात है कि अगर इतना कुछ होने के बाद भी अगर पैलेस्टीनियन स्टेटहुड का जिक्र ना हो, कोई होता है ना दूर का कोई प्लान हो जाए, और जिसकी नफी कर दी है इजरायली वज़ीर आज़म ने अपने बयान में भी, एग्जैक्टली जिसकी नफी की है, बाकायदा नफी की है। ना सिर्फ ये, कल जब ट्रंप ने ये सारी अनाउंसमेंट की थी परसों रात को 12 बजे जो हमने पाकिस्तान में देखा था, उसमें इन्होंने रेप्रिमांड किया था उन यूरोपियन मुल्कों को भी जिन्होंने तस्लीम की है। तो लिहाजा ये बात फिर किस तरफ जा रही है? तो मेंशन तो इस चीज का होना चाहिए ना, ऑन द रिकॉर्ड, ऑन पेपर एटलीस्ट ये मेंशन तो होना चाहिए कि वी आर गोइंग टुवर्ड्स पैलेस्टीनियन स्टेटहुड इवेंचुअली। सो जाहिर है दैट्स अ टॉल ऑर्डर। क्या मंसूबा सिर्फ गजा की हद तक ही काबिल अमल होगा, ये भी अहम सवाल है। हमास के रहनुमा ने भी बताया है कि ट्रंप प्लान पर कहा है कि ऐसी कोई तजवीज़ कबूल नहीं करेंगे जिसमें फ़लस्तीनियों के लिए हक़ खुद इरादियत, राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन शामिल ना हो। मुजव्वज़ा अमन मंसूबे के जायज़े के बाद ही हमास अपना मौक़िफ़ देगा। उधर अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप वाज़ेह तौर पर कह रहे हैं कि हमास के पास जवाब के लिए 3-4 दिन हैं। हमास ने तजावीज़ मंजूर ना की तो अफसोसनाक अंजाम होगा। फिर नेतन्याहू जो चाहे कर ले, वैसे तो अभी भी नेतन्याहू जो चाहे कर रहा है। अगरचे गजा अमन प्लान के कुछ निकात पर मुस्लिम दुनिया समेत फ़लस्तीनियों के तहफ़्फ़ुज़ात हो सकते हैं और हैं, लेकिन जाहिर है ये सारी सूरत हाल किस तरफ जा रही है या किस तरफ जा सकती है, अगर ये कोशिश भी नाकाम हो गई, क्या इसका अंदाज़ा लगाना मुश्किल है। और बहुत से लोग ये कह रहे हैं, बाकी सब कुछ छोड़ दें, जो इस वक्त गजा में हाल है, वहाँ जो लोगों का हाल है, एटलीस्ट उनके बारे में बात हो रही है, उनको बचाने की कोई कोशिश तो हो रही है। अदरवाइज तो आपको पता है कि देयर इज नथिंग। अगर जिक्र ना होता ट्रंप की साइड से, या फिर ये सारे मुआहदे पे बात भी ना हो रही होती, तो देयर वाज नो लाइट एट द एंड ऑफ द टनल, कुछ नजर नहीं आ रहा था। और बात ये है कि अगर हमास और फ़लस्तीनियन अथॉरिटी को इस बात पर कोई एतराज़ नहीं है तो फिर किसी का एतराज़ कोई मानी नहीं रखता। अगर फ़लस्तीनी, हमास और दीगर लोग जो एक्चुअली वहाँ रहते हैं, जिन्होंने जाने गंवाई हैं, जिन्होंने शहादतें दी हैं, जिन्होंने अपने बच्चों के जनाजे उठाए हैं, अगर वो इस वक्त ये रिलीफ चाहते हैं तो फिर मैं, आप, तू, फलां ढिमका, ये इट डज नॉट। और ये हम यहाँ एक डिस्क्लेमर भी देना चाहते हैं, हम और हमारे एक्सपर्ट्स, हम जितनी भी बातें कर लें, जो उधर गजा में रिहायशी गजा का वहाँ बैठा हुआ जो सैर है ना, वो उसी को पता है। So we all decisions cannot be made, but of course at least they are in discussion. खुर्शीद महमूद कसूरी साहब हमारे साथ हैं, साबिक वज़ीर ख़ारजा है। कसूरी साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। अच्छा, ट्रंप के मुजव्वज़ा गजा अमन मुआहदे पर मुख्तलिफ रद्द अमल भी आ रहे हैं, लेकिन इस बात को मजमूई तौर पर तस्लीम किया जा रहा है कि अच्छा हो या बुरा, अमरीका ने मसला फ़लस्तीन के हल की जानिब एक कदम तो बढ़ाया, तो एटलीस्ट उसकी एक्नॉलेजमेंट ज़रूर हो रही है। बट इज़ दैट इनफ? आप भी इसे ऐसे ही देखते हैं? देखिए, मैं आपने जो सवाल किया है वो अच्छा कि ऐसे ही किया आपने। ये प्रेसिडेंट ट्रंप का फॉर्मूला है जो 21 नकाती फार्मूला था, जो कि जिसमें मुस्लिम लीडर्स और अरब लीडर्स थे, उससे ये मुख्तलिफ है थोड़ा सा। अब मसला इसमें यह है कि एक तरफ तो आप रोज़ बच्चे कत्ल होते हुए देख रहे हैं, औरतें बेवा हो रही हैं, और इस किस्म का इंसानियत सोज वहाँ रोज़ देखने को सीन्स मिलते हैं कि बंदा दिल चाहता है कि टेलीविज़न बंद कर दे, इतना बुरा हाल है वहाँ। तो इस नुक्ता नज़र से देखें कि जिस तरह से बेदर्दी से रोज़ाना उनका खून किया जा रहा था, बहरहाल जो भी होगा इससे तो बेहतर होगा। रोमन्स एक चीज़ कहा करते हैं, पुरानी उनकी कहावत है, मैं वह ये नहीं कह रहा कि ये उस पर अप्लाई कर रहा है, क्योंकि भाग यहाँ से कोई नहीं रहा, हमास यहाँ से कोई नहीं भाग रहा, लेकिन रोमन्स ये कहा करते थे, ही हु फाइट्स एंड रन्स अवे लिव्स टू फाइट अनदर डे। इसका मतलब यह है कि आप ये समझें कि ये पहला फेज़ ही है। अल्फाज का हेर फेर, एक तरफ मुस्लिम ममालिक हैं, दूसरी तरफ प्रेसिडेंट ट्रंप हैं, तीसरी तरफ नेतन्याहू हैं, नेतन्याहू के अपने साथी हैं जो बदतरीन किस्म के एक्सट्रीमिस्ट हैं, और शायद इज़राइल की तारीख़ में इस किस्म के लोग कभी बरसर इक़्तिदार नहीं आए। तो इसमें से ये अगर कोई सोचता है कि एक फूक मारेंगे तो इसका हल निकल आएगा, ऐसा तो नहीं।
इस लिहाज से तो मैं ज़रूर वेलकम करता हूँ कि जिस हिसाब से वहाँ कत्लेआम हो रहा था, वो इसमें जो है उम्मीद है कि वो रुक जाएगा। उन्होंने इससे पहले ये सर्टेनिटी नहीं थी। इजराइल इशारे दे रहा था कि वेस्ट बैंक को वो अपने कब्जे में ले लेंगे, और यानी अगर वो कब्जे में लेंगे तो फ़लस्तीनी रियासत तो ख़त्म हो जाएगी। तो लेट्स से कि ये पहला कदम है, और कम से कम मैं ये समझता हूँ कि जो इतने मुश्किल मामलात होते हैं उनका कोई आसान हल नहीं निकलता। अच्छा कसूरी साहब, अब जाहिर है इस मामले पर बहुत ही है, इस मुआहदे पर अमल दरामद होता है तो एक फौरी सीज़ फायर तो होगा ही होपफुली, जो मतलब अखलाकी तौर पे तो हम आज भी एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ये खबरें ना आ रही होती, मतलब 50 शहादतों की, 59 शहादतों की, लेकिन वो सिलसिला चल रहा है। इसके बाद एक लॉन्ग टर्म हल की तरफ बात जाएगी। 2 रियासती हल पर आपको लगता है कि सबका इत्तेफाक राय है, क्या ये हो जाएगा? क्या बॉर्डर्स होंगे, इस पर काम होना ज़ाहिर है अभी बाकी है। आप समझते हैं कि ये एक बड़ा मुश्किल और बड़ा पेचीदा प्रोसेस है, ये हो भी पाएगा चंद सालों में या अभी बहुत वक्त लग सकता है? तो अब ये जो रियासत का आप कह रहे हैं सब लोग एग्रीमेंट में, अभी तो एग्रीमेंट में नहीं है। हाँ, इसमें ये ज़रूर कहा गया है बड़ा लच्छेदार तरीके से, गोल मोल, हाँ जी पैलेस्टीनियन अथॉरिटी पहले अपने आप को ये कायल ये साबित करे अपने आप को रिफॉर्म कर लिया है, और फिर गाजा का जो रिफॉर्म की जो रिकन्स्ट्रक्शन प्रोसेस है वो भी शुरू हो जाए, तो फिर उम्मीद है ऐसे हालात पैदा हो जाएंगे जिसके अंदर एक फ़लस्तीनी रियासत मुमकिन होगी। ये इतनी लच्छेदार ज़बान है, हर साल एक बात है, हर सूरत इसका होना ना होने से बेहतर है। पहले तो ये लग रहा था कि होगा ही कुछ नहीं। तो एक तो मैंने आपको पहले भी कह दिया, तो कोई टाइम लाइन्स नहीं है, मैप्स नहीं है। आप क्योंकि नक्शों की बात पूछ रहे हैं, वो नहीं है अभी टाइम लाइन्स और मैप्स, बस ये एक मदन सा एक इशारा किया गया है। प्रेसिडेंट ट्रंप ये समझते हैं कि जो मुसलमान रियासतें अरब रियासतें उनके पास आएंगी तो उनसे बात करेंगे, और फिर उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता इनको भी करेंगे जो है नेतन्याहू। अभी तो नेतन्याहू को लाले पड़े हुए हैं कि उनकी पार्टी के जो 2 पार्टीज एक्सट्रीमिस्ट हैं वो तो कहती रही हम इनको छोड़ के चले जाएंगे, छोड़ के गए तो जेल जाएंगे, तो हार जाएंगे। यानी इनके लोगों का अंदाजा है कि अगला इलेक्शन इनका जीतना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो अब लेकिन हर सूरत प्रेशर तो पड़ रहा है, तो अगर वो भाग जाते हैं इनके जो एलाइज हैं तो फिर तो इलेक्शन कराना पड़ेगा। तो इसलिए इतना क्लियर कट जवाब नहीं है, लेकिन एक नक्शा आपके सामने आ गया जो पहले था ही नहीं। बिल्कुल, आपने जो लच्छेदार का लफ्ज इस्तेमाल किया ना, दैट इज एक्चुअली द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड टू पुट इट आउट। Because it does फलां हो जाएगा तो फिर ये हो जाएगा, तो फिर ये हो जाएगा, तो फिर कोई राहमदार हो सकती है, या फिर कोई इजरायली फौज जो है वो प्रेमिसेस से बाहर जा सकती है, मतलब वो जो बाउंड्री से हट सकती है। बड़ी जबरदस्त पॉइंट आउट किया जिसपे हम बात कर रहे हैं। कोई अच्छी चीज होने जा रही हो तो one tries to inspire confidence in it। अभी यहाँ सारी टॉक्स की बातें हो रही हैं, अमन पीस मुआहदे की बातें हो रही हैं, वहाँ बमबारी हो रही है। मतलब 2 दिनों के लिए वो ही रोक दो ताकि आपकी सिंसेरिटी तो एटलीस्ट नजर आए। तो ये भी बड़ी मायने खेज चीज़ें होती हैं कि आपकी इंटेंशन क्या है। कसूरी साहब ये भी बता दें कि इस पूरे मामले में अरब ममालिक के साथ साथ पाकिस्तान का किरदार भी बहुत अहम नज़र आया है, हर जानिब से तारीफ भी हुई है, और आम तौर पर ऐसे मामलात में हमने देखा है पहले कि पाकिस्तान बैक सीट पर रहता है। इस बार ऐसा नहीं था, और हमारी फॉरेन पॉलिसी में हम आपसे एक्चुअली पूछना चाहते हैं ऐसी क्या इनकलाबी तब्दीलियां आई हैं कि हम इतना लाइमलाइट में और बड़ा मतलब रिस्पेक्टफुली हम लाइमलाइट में आए, हम बड़ा सफ़े अव्वल में हैं। जब वो 4 डे वॉर हुई थी और उसके बाद मेरे 20 इंटरव्यूज आए थे, एक चीज मैंने फौरन कही थी लेकिन मैंने उसको रिकॉर्ड भी करा दी मजमून लिख के। हमारे अरब भाई भी ये समझते थे कि इस इलाके का बहुत बड़ी एक स्पाई पुलिसमैन आ रहा है, और मोदी साहब की हुकूमत ये इंप्रेशन देती थी कि जैसे शाह ऑफ ईरान इस इलाके में अमेरिका के नुमाइंदे थे, अब वो नुमाइंदे हो गए। इस वॉर ने तबाही फेर दी है। पहली बार तो उसने ये कर दी कि जो इंडिया के बारे में ये फीलिंग थी कि मिलिट्री पावर है, सिक्योरिटी पावर, तो बिल्कुल ख़त्म हुई। एयरफोर्स हमारी आपसे सुपीरियर है। 65 में 5 दिन लिए थे, और पुलवामा में 24 घंटे, और यहाँ 35 मिनट में आपकी एयरफोर्स ज़मीन बोस हो गई। 2 दिन आपकी एयरफोर्स नहीं उड़ी।
तो एयर डोमिनेंस हासिल कर ली गई। तो जो हमारे मुसलमान मुल्क हैं इस इलाके को, ये देख रहे थे कि भाई हमको तो ये ख्याल था कि हिंदुस्तान की बड़ी ज़बरदस्त ताकत है, बड़ी फ़ौज है, नेवी बड़ी है, ब्लू वाटर नेवी है, वो ये करेगा, सिक्योरिटी इस इलाके में स्टेबिलिटी लाएगा। वो तो भांडा फूट गया। इन हालात में मुसलमान या अरब मुल्क किस तरह हिंदुस्तान पे कोई एतबार कर सकते? अमेरिका से साबित हो गया कि जी अमेरिका पे तो ठीक है, वो करना भी चाहे तो नहीं कुछ कर सकता, क्योंकि इजराइल की पॉलिटिकल पावर इतनी है। अमेरिका में इजराइल फॉरेन पॉलिसी इशू नहीं है, तो अगर ये वो ना चाहते हुए भी हमला कर सकते हैं। और वजीर आजम जो इजराइल के हैं, मेरे पास ऐसे कुछ मुझे अंदाजे हैं, लोग तो कहते हैं ना मिले हुए थे, मुझे तो ऐसा भी अंदाजा है कि ईरान पे नहीं हमला करना चाहते थे ट्रंप साहब, ये शामिल बाजा हुए हैं जब इजराइल ने पहले कर दिया, यानी इनका हाथ फोर्स किया गया है। ये लंबी कहानी है, आज मैं नहीं जाऊंगा। तो इस एरिया में रह कौन गया? जो इजराइल एक न्यूक्लियर पावर होते हुए ब्लैकमेल कर रहा है सबको। इंडिया तो है ही नहीं, अमेरिका बहुत बड़ी पावर है, सुपर पावर है, और उसको हमसे कोई खतरा नहीं, यानी पाकिस्तान से खतरा नहीं, उसको सऊदी अरब और पाकिस्तान के अलायंस से भी कोई खतरा नहीं। तो इसका मतलब है एतबार तो सिर्फ पाकिस्तान पे किया जा सकता है ना इजराइल के अगेंस्ट। तो ये तमाम अवामिल जो हैं ये पाकिस्तान के हक। खुर्शीद महमूद कसूरी साहब, साबिक़ वज़ीर ख़ारजा, हमसे बात करने का, और बहुत सी चीज़ें, बहुत से सवाल जो थे जो उठ रहे थे, जो कंसर्निंग हैं, उनको भी आपने रेज़ किया। नेचुरली वील कीप दिस कॉन्वर्सेशन गोइंग, क्योंकि समझने की भी बड़ी ज़रूरत है ना, ताकि कुछ फेथ तो आए, जो चीज़ बन रही है वो अच्छी है फ़लस्तीनियों के लिए। अच्छा जी, अभी आगे बढ़ेंगे। और भाई सीधी सी बात है, एशिया कप की अगर बात करें, हम लोग तो खड़े थे, मतलब मोहसिन नकवी जो एशियन क्रिकेट काउंसिल के भी सरबराह हैं, पीसीबी के भी चेयरमैन हैं, क्या आइए हम आपको इज्जत से बुला रहे हैं, इनामी रकम भी का वो कार्ड भी थमाएंगे, ट्रॉफी भी देंगे, आप उसके बाद ग्राउंड के चक्कर लगाएं, आतिशबाजी करें, भंगड़े डालें, डांस करें, जो मर्जी करें, लेकिन आप नहीं आए। और अब आप इसरार कर रहे हैं कि मतलब हम तक ट्रॉफी पहुंचाई जाए। एंड नो डाउट जीते आप ही हैं, यू वर डेफिनेटली द बेस्ट टीम, लेकिन उसके बाद जो आपने ड्रामा किया, बनता तो यही है कि आप खुद ही जाके ट्रॉफी पकड़ लें जहाँ भी पड़ी हुई है। इनफैक्ट मोहसिन नकवी साहब का कहना भी यही है कि एशिया कप की ट्रॉफी जो है चाहिए तो ACC के दफ्तर आकर ले जाए, और बड़ी क्लियर कट, विदाउट एनी, एक होता है ना कि जी क्या मीन बात कर दी, नहीं, इट्स लाइंग देयर, कम एंड गेट इट, क्योंकि हमने तो इंतजार किया था आपका। ने बीसीसीआई के नायब सदर राजीव शुक्ला को जवाब दे दिया है। ACC के इजलास में राजीव शुक्ला ने एशिया कप की ट्रॉफी का मुतालबा किया। मोहसिन नकवी ने कहा कि ट्रॉफी एजेंडे में शामिल नहीं है। ACC इजलास में भी भारत को एशिया कप ट्रॉफी देने के हवाले से कोई फैसला नहीं हो सका, और 28 सितंबर को एशिया कप T20 का फाइनल जीतने वाली भारतीय क्रिकेट टीम ने, हमने आपको बताया ही है ना कि सब हमें पता है, हाँ, सो इनकार कर दिया था उन्होंने, वो सारा ड्रामा किया था, और जाहिर है फिर नहीं लेनी तो और क्या करें, और क्या करें। हाँ, मतलब आपका रवैया अगर आपने यही रखा हुआ है, एंड यू स्पॉइल्ड योर ओन विन, सबसे बड़ी बात तो है। एनीवे, वी वोंट गो टू मच इनटू इट, the game so much कि अब आपको भी 5 years down the lane, मतलब सूर्य कुमार यादव साहब का शुमार उन प्लेयर्स में होगा, उन क्रिकेटर्स में होगा जो मेरा ख्याल है अपनी राज्यसभा क्या होता है उसकी सीट पक्की कर रहे हैं, वो ऐसा लगता है, ऐसा इंप्रेशन लगता है। यही ना, he will be questioned, you know, and as the entire team should be, but at least the decision making of the captain, कि किसके बिहाफ पे आप ये फैसला कर रहे थे, वर यू डूइंग द डिसीजन फॉर द एंटायर टीम, क्या वो भी यही चाहते थे कि आप ये इस किस्म की ड्रामेबाजियां चलें? यू प्लेड सो वेल, यू रिमेन अनडिफीटेड, यू डिजर्व्ड टू विन, और एंड में जब ट्रॉफी लेने की बात हुई तो आपने ड्रामे खड़े कर दिए। सो इट्स ओके। सो दूध में मेंगियां डालने की आदत किसी की हो तो वो कभी नहीं छूटती। दूध में क्या डाल रहे हैं? मेंगियां। I don't know what that meant. मुहावरा है। अच्छा जी, अब हम ब्रेक ले रहे हैं। अब्दुल्ला के इस मुहावरे पे भारी पड़ गया। वेलकम बैक जी। ठीक है, एशिया कप का फाइनल हारने के बाद आपको पता है कि क्या होता रहा है, ट्रॉफी का तनाज़ा, लेकिन हमारे भी अपने आगे ज़ाहिर है टूर्नामेंट्स हैं, भी हैं। एक्चुअली उस सारी चीज़ों में ना हम भूल गए कि हमारी क्या परफॉर्मेंस थी, और हमने उस पर वैसे तो बात की, बट वी नीड टू टॉक मोर अबाउट इट, बिकॉज आगे भी बड़े टूर्नामेंट्स आ रहे हैं, और व्हाट इज़ द शेप ऑफ आवर टीम नाउ, तो इस पे बात होनी चाहिए।
बिल्कुल बात होनी चाहिए और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कुछ ना कुछ फैसले किए हैं, कुछ ना कुछ रद्द अमल भी मुतवक्के था जो कि हुआ है। और बोर्ड ने खिलाड़ियों को मुख्तलिफ लीग्स खेलने के लिए अपने जारी करदा NOCs मनसूख करने शुरू कर दिए हैं। खिलाड़ियों को हिदायत की गई है कि वो बैनुल-अक़वामी लीग से दस्तबरदार होकर मकामी क्रिकेट को तरजीह दें। जाहिर है कि इस फैसले से खिलाड़ी भी पता नहीं खुश होंगे नहीं होंगे, और खासतौर पर गैर मुल्की लीग्स खेलना क्रिकेटर्स की आमदनी का बड़ा जरिया होता है। हम ये पहले भी बात करते रहे हैं और लगता है कि इस मामले में बोर्ड और खिलाड़ियों के दरमियान एक तरह की समझे एक टसल जो है वो शुरू हो सकती है। और फैसले से बाबर आजम, शाहीन शाह अफरीदी, मोहम्मद रिजवान और फ़हीम अशरफ भी मुतासिर होंगे और उन्हें ऑस्ट्रेलिया की बिग बैश लीग के लिए NOC जारी किए गए थे। क्रिकेट माहिरीन की इस मामले पर जो है वो दो राय हमेशा से रही है। कुछ लोग समझते हैं कि खिलाड़ी गैर मुल्की लीग्स में ज़्यादा तवज्जो देते हैं, बाज़ औकात थकन का शिकार हो जाते हैं, इंजरीज का शिकार हो जाते हैं और अपने मुल्क के लिए उनकी परफॉर्मेंस जो है वो कॉम्प्रोमाइज हो जाती है। दूसरी राय ये है कि गैर मुल्की लीग्स खेलने से खिलाड़ियों को जदीद क्रिकेट खेलने का तजर्बा होता है जो खिलाड़ियों की आमदनी में इजाफे के अलावा उनकी सलाहियतों को निखारता है, कौमी सतह पे क्रिकेट में मददगार साबित होता है, उन्हें एक्सपोजर मिलता है, दीगर खिलाड़ियों के साथ खेलने के मौके मैसर आते हैं। NOC की मनसूखी इशारा है कि एशिया कप के नताइज के बाद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कौमी टीम से मुताल्लिक कुछ ना कुछ फैसले ज़रूर करने जा रहा है, जिसमें ख़ास तौर पर मुस्तकिल परफॉर्म ना करने वाले खिलाड़ियों की किस्मत का फैसला भी हो सकता है। बात तो सारी ये है ना, ये मुस्तकिल परफॉर्म ना करने वाले खिलाड़ी, ये डिबेटेबल बात है। बिकॉज बहुत से कहेंगे नहीं भाई उसमें तो बड़ा अच्छा परफॉर्मेंस था तो इसमें तो बड़ा लेकिन बाज़ ऐसे भी हैं जो मुस्तकिल ही परफॉर्म नहीं कर रहे। सो डेप्यूटी स्पोर्ट्स एडिटर जियो न्यूज़ फैज़ान लखानी हमारे साथ मौजूद हैं। फैज़ान, बहुत ही मतलब अभी एशिया कप खत्म हुआ और फौरन ही ये फैसला आ गया कि फिलहाल को होल्ड किया जाएगा। अच्छा, होल्ड किया जा रहा है क्योंकि कल ये खबर आप ही ने दी थी हमें कि होल्ड किया जा रहा है या कैंसिल ही कर दिए हैं ये इजाजतनामे या NOC? नहीं, सस्पेंड की है, अभी होल्ड की है। इस NOC को मुकम्मल मंसूख नहीं की गई, बट अब इंडिविजुअली एलिवेट करेंगे कि कौन सा प्लेयर कहाँ स्टैंड करता है और उसके मुताबिक फिर उनकी NOCs को रिस्टोर करने की कोशिश करेगी। बट मूविंग फॉरवर्ड पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का यही प्लान है कि जो प्लेयर्स की लीग की NOC होगी वो उनकी इंटरनेशनल और डोमेस्टिक क्रिकेट की परफॉर्मेंस से लिंक की जा रही होगी। जो प्लेयर परफॉर्म कर रहा होगा, जो पाकिस्तान के लिए एक स्टैंडर्ड लेवल पे परफॉर्म कर रहा होगा या डोमेस्टिक में मुकम्मल पार्टिसिपेट कर रहा होगा, उस प्लेयर को तरजीह दी जाएगी इंटरनेशनल लीग्स में पार्टिसिपेट करने के लिए। तो ये एशिया कप के बाद फौरी जो रिएक्शन एक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का आया था। बट यहाँ पर जिस तरह आपने खुद भी कहा, एक जानिब प्लेयर्स की फोकस कॉम्प्रोमाइज होती है, बट ये चीज जरूर अहम है कि प्लेयर्स को भी प्रायोरिटाइज करना चाहिए कि वो अपनी डोमेस्टिक क्रिकेट को बिल्कुल तरजीह दें। बट दूसरा आर्ग्यूमेंट यहाँ पे ये आता है कि जो हम अक्सर इवन हमने एशिया कप में भी वो बात की कि प्लेयर्स में गेम अवेयरनेस बड़ी लैक कर रही थी। अगर जो हम फाइनल देखें, फाइनल में जिस तरह पाकिस्तान का आगाज हुआ, बैटिंग में भी बॉलिंग में भी प्रॉब्ली गेम अवेयरनेस लैक नहीं कर रही होती। अगर प्रॉपर गेम अवेयरनेस का मुजाहरा किया जाता तो वो वहां पे शायद मैच हमारे हाथ से नहीं निकलता, डिस्पाइट अगर हम लो टोटल पे आउट हो गए उसके बावजूद भी। तो ये बहुत सारी चीजें जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को आगे देखना भी होगी। बट NOC का मामला ये है कि अभी फिलहाल इसको मनसूख नहीं किया गया, इसको मुअत्तल। What is the level of determining somebody's performance? ये जरा एक सेकंड फैजान, गेम अवेयरनेस क्या होता है? मतलब अगर हम फाइनल के मैच के बारे में ये बात कर रहे हैं कि लग रहा था क्लियरली कि किसी की कोई गेम अवेयरनेस नहीं है, नॉट जस्ट इंटरनेशनल प्लेयर्स, वी हैव ऑलरेडी प्लेड द एंटायर टूर्नामेंट एंड देन वी रीच द फाइनल, अब आके गेम अवेयरनेस नहीं आपको हो रही, मतलब व्हाट एग्जैक्टली डज इट मीन? डिफाइन कर दें। मैचेस में परफॉर्म करके अगर आप आगे आ जाते हैं तो दैट इज नॉट गेम अवेयरनेस। गेम अवेयरनेस ये थी कि आप का जो फाइनल में जब इंडिया की ऊपर तले 3 विकेटें गिरी तो उसके बाद फिर तिलक वर्मा और संजू सैमसन ने किस तरह इनिंग्स को बिल्ड किया, हमने उसके अगेंस्ट एक अच्छे आगाज के बावजूद जब हमारी ऊपर तले विकेटें गिरी तो उसके हम उसी इनिंग को स्टेबलाइज करने की बजाय हम हर कोई छक्के चौकों को चेस करने के चक्कर में जब लग रहे हैं कि कंडीशन उस वक्त अलाउ नहीं कर रही, बाउंड्रीज नहीं लग रही, छक्के नहीं लग रहे, आउट हो रहे हैं आप,
फिर भी हर कोई वही कोशिश कर रहा है। उस वक्त अगर आप थोड़ा सा सेंसिबली अगेन गेम अवेयरनेस का मुजाहरा करते हैं और अच्छा, ये बहुत ज्यादा फ्लॉज हमें ये कप्तानी पे भी बड़े सवालात उठते हैं ना। फिर अगर गेम अवेयरनेस की बात करें, मतलब who was pacing the fields, a lot of the players had not played against India before as well, कुछ ऐसी भी मतलब बातें। the captain was calling the shots, field placing कहाँ करनी है, किसको ओवर कराना है, किसकी साइड बदल देनी है, मतलब एंड बदल देना है, ये सारे कप्तान के फैसले थे। और हम जब आप और हम घर में भी देख रहे थे तो फ्रस्ट्रेट हो रहे थे कि ये सारा कुछ क्या हो रहा है। सो उस बारे में भी क्या गौर व खौज हो रहा है? देखिए, सोचना तो पड़ेगा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को। और सलमान अली आगा पे बड़ी तनकीद हुई है इस पूरे टूर्नामेंट में, बल्कि उनकी इंडिविजुअल कारकर्दगी की बुनियाद पर भी हुई है। हम अगर आप कुछ मादी में चले जाएं तो आप एक अच्छे कप्तान को सिर्फ आपने इसलिए निकाला कि और परफॉर्म नहीं कर रहे थे। मैं सरफराज अहमद की मिसाल दूंगा। सरफराज अहमद की क़यादत में पाकिस्तान की टीम ने मुतअद्दिद सीरीज़ें जीती, T20 आएगी, बट क्योंकि उनकी अपनी कारकर्दगी नहीं थी, आपने उनको टीम से सैक कर दिया। यहाँ भी अब लोग सवाल कर रहे हैं कि सलमान अली आगा T20 के सेटअप में मिसफिट लग रहे हैं। जिस स्ट्राइक रेट से खेलना चाहिए और जो हम बात कर रहे हैं, जिस स्ट्राइक रेट पे हमने सवाल उठा के बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान को बाहर किया, उनकी कंट्रीब्यूशन सबके सामने है, बाबर और रिजवान की हमने, लेकिन स्ट्राइक रेट का बहाना बना के उन दोनों को स्क्वाड से बाहर किया। बट यहाँ पे आपने जिनके सपोर्ट की पाकिस्तान क्रिकेट की भागदौड़, उनको निकाल के उनके स्ट्राइक रेट पे भी क्वेश्चन मार्क है। उनकी भी मॉडर्न डे क्रिकेट, सो कॉल्ड मॉडर्न डे क्रिकेट जिसको हम बात करते रहे, जिसपे हम बड़ा एम्फसाइज करते रहे, उस पे सवाल लग गया। ना परफॉर्मेंस है ना कप्तानी है। अच्छा, और अगर बॉलिंग में आ जाए तो अभी भी सवाल यही है और जवाब नहीं है कि हु इज डिसाइडिंग हु गोज व्हेन, इन द सेंस कि जब हारिस नजर आ रहा है कि अपने हर ओवर में रन्स दिए चले जा रहे हैं, उसके बाद फहीम का एक ओवर, साइम को तो शायद मेरा नहीं ख्याल है, इफ आई एम फॉरगेटिंग, तो उनका तो शायद एक ओवर बचा हुआ था, उनका भी बचा हुआ था। देयर वर चॉइसेस, फैजान कहने का बात है कि देयर वर चॉइसेस, क्यों हारिस को ही ले आए आप जब आपके पास इतना कुछ था? ओवर मैनेजमेंट। तो ये हम ओवरऑल पूरे टूर्नामेंट में एक पांचवें बॉलर की कमी, मतलब फुल टाइम बॉलर की एक कमी महसूस हुई। हम बहुत ज्यादा ऑलराउंडर्स की तरफ गए जो बीट पिचेस वाले तो मौजूद थे ना, आप यूटिलाइज नहीं किया जा रहा था, आप प्रॉपर्ली यूटिलाइज नहीं किया। अगेन आपके 2 मैचेस में फेलियर के बाद आपने हसन नवाज को, जो एक अच्छा प्रोस्पेक्ट है, उसको आपने बिठा दिया, हुसैन तलत को लाया। हुसैन तलत चले एक मैच अच्छा कर गए, बट अगेन आप अगर आपको फ्यूचर देखना है तो आप उन लोगों को ज्यादा चांस दे जो आपका फ्यूचर है, चाहे वो स्ट्रगल कर रहे हैं। हसन नवाज को आपको यहाँ पे कॉन्फिडेंस देना चाहिए था, वो एक ऐसा प्लेयर है तो हसन नवाज हिटर है, कॉन्फिडेंस देना चाहिए था, लेकिन हम देखते हैं कि जिनको देना होता है उनको देते हैं। मतलब साइम अयूब के आप मैचेस देख लीजिए, मुसलसल दे रहे हैं, मुसलसल वो फेल हो रहे हैं ना अपने किरदार में, जो उनका प्राइमरी रोल है इन द टीम। टॉप ऑर्डर इतना फेल नहीं हुआ आपको 50 होने वाला दुनिया में टूर्नामेंट में ऐसा टॉप ऑर्डर कोई फेल नहीं हुआ जिस तरह हमारा साइम अयूब हुआ है। I mean, अनफॉर्चुनेट वी एक्सपेक्ट बेटर फ्रॉम हिम। हम चाहते हैं कि वो रन्स करें, उनका बल्ला रन स्कोर करे, बट अगेन जिस तरह फाइनल में साइम अयूब देख रहे हैं कि उनको ट्रैप किया गया है, बाहर फील्ड ली हुई है, उस जगह पे बाहर गेंदे करा रहे हैं, अगेन वो उसी शॉट को खेलते हुए जिस तरह आप ये स्क्रीन पे दिखा रहे हैं, जी जी बिल्कुल ट्रैप किया और वो ट्रैप हो गए, जाल में खुद ही घुस गए उसमें। ये गेम अवेयरनेस। अच्छा फैजान, अब जनूबी अफ्रीका के खिलाफ होम सीरीज के लिए पाकिस्तान की 18 रुकनी टेस्ट टीम का भी ऐलान कर दिया गया। लेट्स डिस्कस दैट। शान मसूद कप्तान और शाहीन अफरीदी, हसन अली और आमिर जमाल की टीम में वापसी हुई है, तो ये भी है। और स्पिनर जो है फैसल अकरम और आसिफ आफरीदी पहली मरतबा टेस्ट स्क्वाड होंगे। इनके बारे में भी बता दें कि ये अच्छा आसिफ आफरीदी जो पता नहीं आपने बताया, आसिफ आफरीदी को देख भी लें आप साथ साथ, और दिखा देना मुझे, नहीं हाँ, मतलब आप देख लें। और आसिफ, क्यों हंस रहे हैं आप, क्यों हंस रहे हैं फैजान? आसिफ आफरीदी की उम्र 38 साल है। क्या बात हो रही है? व्हाट एम आई मिस? 38 साल है। He's 38. अच्छा, तो 38 के हो सकते हैं ना? एज इज जस्ट अ नंबर। एज इज जस्ट अ नंबर, बट आल्सो इन स्पोर्ट्स नॉट एंटायरली। परफॉर्मेंस, अगर प्लेयर परफॉर्म कर रहा है तो एज इज जस्ट अ नंबर। लोगों ने जब नुमान अली और साजिद भी टीम में होते थे, खैर नुमान पे भी लोग इसी तरह की बात करते थे। अच्छा, साजिद वैसे ठीक हो गए? इज ही फिट नाउ? आप स्क्वाड की बात कर रहे हैं, जो ओवरऑल हम देखें इस स्क्वाड को, साजिद भी बिल्कुल ऑन हिज ट्रैक है, बट अगर हम ओवरऑल इस स्क्वाड को देखें, डोमेस्टिक परफॉर्मेंस को अगेन आपने इंपॉर्टेंस दी। आमिर जमाल मुस्तकिल विकेट लेते आ रहे थे, इट्स अ गुड साइन कि आपने आमिर जमाल को
रेड बॉल क्रिकेट में मौका दिया। ये बहुत यहाँ पे इंपॉर्टेंट है कि जो आपके रेड बॉल के परफॉर्मर्स हो आप उनको इस फॉर्मेट में मौका दें। आई थिंक ओवरऑल स्क्वाड जो सामने स्क्रीन पे भी चल रहा है इसमें नो कंप्लेंट्स वाली बात है। अच्छा है, अच्छे प्लेयर्स को आपने मौका दिया, जो प्लेयर्स परफॉर्म करते आ रहे हैं, जो राइटली डिजर्व करते थे उनको मौका दिया। बट अगेन हमने माजी में जो देखा, ये तो हो गया फैजान, ये तो हो गया और अब ये मैचेस स्टार्ट होंगे तो उन पे बात होगी। लेकिन एक हमारी तरफ से एक रिक्वेस्ट है और आप प्लीज आगे टू हुम इट मे कंसर्न कर दें, जब लड़कों के मैचेस होते हैं हमारी मेल क्रिकेट टीम के, यहाँ जो हैं उनको बेस्ट ऑफ लक विश करती हैं, पूरे क्लिप्स चलते हैं एंड ऑल दैट। अब लड़कियां जो वर्ल्ड कप में गई हुई हैं तो व्हाई आरंट द मेन डूइंग दैट फॉर देम? मुझे इस बात की बड़ी तकलीफ है पर्सनली कि हमारे जो ए लिस्टर्स हैं क्रिकेटर्स, दे शुड इनकरेज द गर्ल विमेन क्रिकेटर्स ऑफ पाकिस्तान। वर्ल्ड कप के लिए कल मैच है, डालें कोई सोशल मीडिया पोस्ट वगैरह जिसका वो आप लोगों को बकअप करती हैं और पूरी कौम करती है। सो हम सबको भी इसमें शामिल होना चाहिए, स्पेशली द मेल क्रिकेटर्स। सॉरी भाई, आप लोग तो हम लोग तो करते ही हैं लेकिन उनको करना चाहिए। ब्रेक ले लें, ब्रेक ले लें तो लेना ब्रेक के बाद मना किया। जी, आपको बताना है कि पाकिस्तान तेजी से इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के मैदान में तरक्की की सीढ़ियां चढ़ रहा है और कराची में होने वाली बैनुल-अक़वामी नुमाइश ITC एंड एशिया 2025 इसका वाज़ेह सबूत है। नुमाइश में सैकड़ों मुल्की और गैर मुल्की IT कंपनी और सरमायाकारों ने शिरकत की, जिसमें बरतानिया, तुर्की, अज़रबैजान, सऊदी अरेबिया, चीन और अमरीकी कंपनियां भी शामिल थीं। और इवेंट पर जी मुख्तलिफ बैनुल-अक़वामी कंपनियों और इदारों ने के साथ टेक्नोलॉजी के फ़रोग़, ट्रेनिंग्स और सरमायाकारी से मुतालिक मुख्तलिफ मुआहदों और मुफाहमत की यादाश्तों पर दस्तखत भी हुए। बड़े अच्छे एटमॉस्फेयर में ये एग्जीबिशन जो हुई है और ये मुआहदे जो हैं डेफिनेटली पाकिस्तान के IT सेक्टर पर आलमी कंपनियों के बढ़ते एतमाद का ऑब्वियसली एक एग्जाम्पल भी हैं। आए इस पर बात भी करते हैं एंड वन ऑफ द पार्टिसिपेंट्स इज विद अस, स्टैन सिंह, चेयरमैन एशियन ओशियानिक कंप्यूटिंग इंडस्ट्री ऑर्गेनाइजेशन हमारे साथ हैं। थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग आउट द टाइम फॉर अस, स्टैन। फर्स्ट अप, व्हाट वाज योर वी वुड लाइक टू आस्क योर एक्सपीरियंस एट दिस एग्जीबिशन, बट व्हाट डिड यू हैव इन माइंड व्हेन यू वर कमिंग टू इट? Good afternoon. Thank you for the opportunity. As the chairman of ASOCIO, which stands for Oceanic Computer Industry Organization, we're 24 economists, and Pakistan is one of those economists under Pasha. I received the invitation, and I'm very happy to be here, seeing this for the first time, ITCN, and I'm glad that I came because I saw a whole wealth of gem that's waiting to be polished, and I've seen many good companies. I met great people, leaders of the industry. I also managed to meet some startups. I managed to also see and speak to some people who were on the SMEs and area as well. So overall, my perception and my take on ITCN is great and really good, and I'm happy. And that's the reason why I'm spending the 3 days here at the event rather than going somewhere else, because it's a great show. We have been hearing obviously since a very long time that Pakistan's IT industry has a lot of potential, but a lot of it has yet to be cashed in. When people say that, what do we see? How did you see? What things are we lacking right now at the moment, and how can we make them right? I came here 3 years ago. By the way, that's a great question. When I came here 3 years ago, my first experience in Islamabad, we had some challenges then because Pakistan was hosting the APITA event, which is the Asia Pacific ICT Alliance Awards, the Olympics or the Oscars of the awards, for the very first time after they won the bid to host it in Islamabad. When I arrived, I immediately realized and recognized that Pakistan actually has or is a hidden gem. I think that gem needs to be polished, that gem needs to be taken out, that gem needs to be seen from a various angle. For example, support from the authorities, the policies, and also to help each one along the way as to how they can learn from what they're doing and then take that across internationally. So we are happy to hear that you had a great experience. Thank you so much for being with us this morning, Chairman Asian Oceanic Computing Industry Organization. We have to take a बड़ा break पोटेंशियल right now. इनको वैसे नजर आया है और जो कि स्टंट हो जाते हैं जब लोग आके ऐसी एग्जीबिशंस में देखते हैं कि हाउ मच टैलेंट वी हैव। ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं।
वक्त जी, यहाँ सीज़ फायर कैसे होगा, कौन कराएगा? वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ कुछ दिनों से पीपल्स पार्टी पर सख्त बरहम हैं और वो कहती हैं कि मेरे पास तो वजूहात हैं। वहाँ से मामला शुरू हुआ। ख़ास तौर पर पंजाब में सैलाबी सूरत हाल से निमटने के लिए पीपल्स पार्टी के मशवरे उन्हें एक आंख नहीं भा रहे। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट फंड्स के ज़रिए सैलाब मुतासरीन की मदद का पीपल्स पार्टी का मुतालबा भी उनको सूबे के इंतज़ामी मामलात में मुदाखलत लगा और उसके बाद बयानात का एक ना ख़त्म होने वाला सिलसिला चल रहा है। मौका मिलता है वो ना सिर्फ पीपल्स पार्टी के खिलाफ खुलकर बोलती भी हैं बल्कि ढके छुपे लफ्ज़ों में सिंध में पीपल्स पार्टी की परफॉर्मेंस को भी निशाना बनाया जाता है और बहुत सी और भी बातें हैं, लेकिन एक दफ़ा आप सुन लें। हालात में बहुत मुश्किल हो गया है पीपल्स पार्टी को इस वक्त स्पेस देना कि आप जो मर्जी आए कहें, ऐसा तो नहीं होता एलायंस के दरमियान। और बेहतर इसी में होगी कि फिर पीपल्स पार्टी कोalition में क्या कर रही है, हम क्या इस तरह इस किस्म के अलायंस का हिस्सा कैसे बने। तो अगर हमें आपने हमारी बातों को सुनना है और मैं समझती हूँ कोई ना कोई रास्ता निकालना है तो टीवी पर या जलसों पर अल्फाज की जंग एक तरीका नहीं है। अच्छा, अब पीपल्स पार्टी ने कौमी असम्बली और सेनेट दोनों ऐवानों से इन बयानात पे एहतजाजी वॉकआउट भी किया। यहाँ तक कि पीपल्स पार्टी की तरफ से हुकूमत के साथ मज़ीद ना चलने की बातें भी हो रही हैं। अभी सेनेटर शहरी रहमान की गुफ्तगू आपने सुनी। साथ ही कौमी असम्बली में पीपी रहनुमा नवीद कमर ने मरीम नवाज़ के बयानात को अफसोसनाक करार देते हुए कहा कि ये क्या बात हुई, मेरा पानी मेरी मर्जी, मुल्क हम सबका है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी सबसे पहले काम उन्होंने ये किया कि चीफ मिनिस्टर पंजाब की तारीफ की। देखिए, पंजाब में तो पहली दफ़ा इतना बड़ा फ्लड अभी आया है। सिंध तो हर वक्त ये भुगतता रहा है। हम आपके कोलिशन पार्टनर्स नहीं हैं, लेकिन हम इत्तेहादी के तौर पे आपको सजेशन तो दे सकते हैं। हुकूमत तो आपकी है, फैसले तो आपने करने हैं, तो उसको आप क्रिटिसिज्म करके क्यों ले रहे हैं? आप ये सिंध पंजाब का इश्यू उसको क्यों बना रहे हैं? आप उसको ये क्यों कह रहे हैं कि हमारा पानी, हमारा पैसा, हमारी मर्जी? भाई ये क्या मतलब है? इसका क्या मतलब है? हमारा मुल्क है, सबका मुल्क है, लोग हमारे। तकरीरें करने पे हम भी कह सकते हैं, हम भी इंटरप्रोविंशियल इशू भी बना सकते हैं, लेकिन खुदारा ये उन लोगों पे तो रहम करें। बहुत अफसोस हुआ सीएम पंजाब साहिबा की जो तकरीर थी। हमारे लिए बड़ा मुश्किल हो रहा है कि हम हुकूमती बेंचों के साथ बैठें, बहुत मुश्किल हो रहा है उन्होंने। अच्छा, अब ये भी सुन लें कि मुस्लिम लीग नून के लोग पीपल्स पार्टी के रद्द अमल पर बटे हुए दिखाई दे रहे हैं। वज़ीर आज़म के सियासी मुशीर राना सनाउल्लाह का कहना था कि पंजाब को बिला वजह बुरा भला कहा जाता है, पंजाब पर बात आएगी तो वज़ीर आला जवाब नहीं देंगी तो कौन देगा। ओके, ही हैज़ अ पॉइंट। दूसरी तरफ वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ का जो है वो ज़रा अपॉलोजेटिक उनका स्टांस है। उन्होंने पीपल्स पार्टी को ठंडा करने की कोशिश भी की और साथ ही ऑपोजिशन को भी ज़्यादा खुश ना होने का मशवरा दे डाला। सियासत में ये गर्मी सर्दी चलती रहती है, लेकिन मैं ऑपोजिशन के दोस्तों से कहूँगा कि आपको खुश होने की ज़रूरत नहीं, ये हमारा घर का मामला है। हम इंशाअल्लाह और अज़ीज़ इसे घर में बैठ के तय करेंगे। ये जो लफ्ज़ी जंग है ये सियासत का हिस्सा है। अब माजरत ख्वाह हैं हम उस पर अगर किसी के हवाले से दिल आज़ारी हुई है, और घर के बड़े इंशाअल्लाह और अज़ीज़ बैठ के इसको हल करेंगे। हम जमहूरियत के बका के लिए, एक मजबूत जमहूरी सिस्टम के लिए, एक मजबूत पाकिस्तान के लिए इकट्ठे बैठे और अल्लाह ताला ने आसानियाँ पैदा की हैं। अच्छा, एक तरफ तो ये सब कुछ चल रहा है और कल वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ ने कहा कि मुझे बड़ा अफसोस है कि पंजाब उबल रहा था पानी से और दरिया तीनों में सैलाब आया हुआ था और पीपल्स पार्टी ने उस पर सियासत की। जब तारीख का बदतरीन सैलाब आया, 3 दरियाओं में पंजाब के सैलाब आ गया, पंजाब उबल पड़ा और अफसोस के साथ सद अफसोस कि दूसरे सूबों ने पंजाब की तकलीफ पर उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर करके सियासत की। मुझे बहुत तकलीफ हुई। पंजाब अगर अपने हक का, अपने सूबे के पानी के लिए नहरें निकालना चाहे तो आपको तकलीफ क्यों हो जाती है? उस वक्त आपको सियासत याद आ जाती है। पंजाब का अपना पानी है,
वो पंजाब के अवाम की, पंजाब के किसानों की, पंजाब के खेतों की अमानत है। अगर मैं वहां पर नहरें निकालना चाहूं तो आपको क्या एतराज है? अगर आप कोई काम करें सिंध में तो मरियम को खुशी होती है, कोई काम करो तो सही। तनकीद किस बात की जा रही है? आलमी दुनिया के आगे हाथ क्यों नहीं फैला रहे? फिर मुझे अफसोस से ये कहना पड़ता है कि आपके पास हर चीज का सलूशन जो है वो क्या कशकौल लेके लोगों के सामने खड़े हो जाना है? पाकिस्तान कब तक भीख मंगों की तरह यूं झोली फैला के खड़ा रहेगा? तो ये मांगने वाला सिलसिला बंद होना चाहिए। सबको एनएफसी शेयर के तहत एक जैसा पैसा मिलता है, वो पैसे आपको भी मिलते हैं, आप कहां लगाते हैं? और हर चीज का इलाज बीआईएसपी नहीं है। बीआईएसपी 10,000 रुपया देती है, मरियम नवाज ने इंशाअल्लाह ताला 10-10 लाख रुपया देना है। ये सारी सूरत-ए-हाल है, अब आपको टोन भी समझ आ गई है, तो ऑब्वियसली चीजें तो थोड़ी सी जरा हीटेड हो ही जाएंगी। आजम बुखारी साहब हमारे साथ हैं, वजीर इत्तलात हैं। आजमा साहिबा, बहुत सी वैसे तो बातें हैं, लेकिन सबसे पहले पीपल्स पार्टी हुकूमत की सबसे बड़ी इत्तेहादी है, हुकूमत का हिस्सा है। अगर सैलाब ज़दगान की बेहतर मदद के लिए वो मशवरे दे भी रहे हैं तो इसमें क्या हर्ज है? मतलब कि क्यों इसे इतना बड़ा इशू जो है वो बनाया जा रहा है कि किसानों वाले मामलात, परफॉर्मेंस के ताने, नहरों का इशू, ये सब दोबारा क्यों बातें हो रही हैं? थैंक यू वेरी मच जी। देखिए, पहले तो गुजारिश ये है कि अगर तो कोई ढंग के मशवरे वो दे रहे होते तो ढंग के मशवरों के लिए पंजाब गवर्नमेंट हमेशा जो है वो ओपन है और हम ढंग का मशवरा क्यों नहीं लेंगे अपने इत्तेहादियों से। बट बात यह है कि आपने अगर आफत के ऊपर, जो इतनी बड़ी आफत आई है जिसके अंदर आपका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, उस आफत के अंदर पंजाब गवर्नमेंट की मदद करने का या पंजाब गवर्नमेंट को जो है फैसिलिटेट करने का, रादर आपने उसके ऊपर सियासत शुरू कर दी। और आप किसान की बात करते हैं तो किसान को जो है वो इमदादी कीमत IMF के प्रोग्राम की वजह से नहीं दी जा रही। पंजाब में नहीं दी गई, सिंध में भी नहीं दी गई। सिंध में भी जो है वो गंदम पैदा होती है, लेकिन बार बार जब इनके लोग उठते हैं, वो उठ के जो है वो किसान मर गया, पंजाब का किसान मर गया, सिंध का किसान क्यों नहीं मरा? और ये जो नहरों का इशू है एग्जिस्ट तो करता है ना। हर बात के ऊपर जो है वो टांग खींचना, हर बात पे इंतज़ामी मामलात के अंदर दूसरे किसी सूबे का घुसना। क्या हमने कभी पूछा है कि सिंध में क्या हो रहा है? हमने कभी पूछा है कि आपके जो पैसे, जो आपने इमदाद जो है, जो बैरूनी आपने, हाँ ये भी बात हुई, बैरूनी इमदाद क्यों नहीं लेते जी? भाई हम नहीं लेना चाहते बैरूनी इमदाद को, ज़बरदस्ती है। और क्यों है ज़बरदस्ती? ये पंजाब फैसला करेगा ना कि सैलाब से निपटने के लिए अगर वो 25 लाख से ज़्यादा लोगों को रेस्क्यू कर सकता है, रिलीफ दे सकता है, अगर वो 21 लाख के करीब मवेशी जो है उनको रेस्क्यू रिलीफ कर सकता है, तो वो उनको रिहेबिलिटेट भी करेगा। और ये आपको अप्रिशिएट करना चाहिए कि पंजाब अपने वसाइल से वो करेगा, आप किसी के आगे हाथ नहीं फैला रहे। वो बज़िद है जी आप हाथ फैलाएं, बैरूनी इमदाद लें, ऐसे नहीं होता है। और कोई एक ढंग का मशवरा होता तो हम बिल्कुल लेने के लिए, सुनने के लिए तैयार हैं, लेकिन इंतज़ामी मामलात में जो है वो किसी और सूबे का घुसना या किसी के इंतज़ामी मामलात पे, किसी आफत पे सियासत करना, ये कतई तौर पर नामुनासिब है। अच्छा आज़मा साहिबा, पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ है कि उनकी एक मेजर चीफ वफाकी हुकूमत जिसमें वो इत्तेहादी हैं, उसको भी यही लगता है, तभी इसका बजट भी हर साल बढ़ता है, इसको कंटिन्यू भी किए हुए हैं। वफाक में भी आपकी हुकूमत है, एज़ मुस्लिम लीग नून की, और पंजाब में भी। पंजाब हुकूमत को शायद ऐसा महसूस नहीं होता, तभी ऑफेंड भी होते हैं कि बेस्ट के थ्रू नहीं मदद की जाएगी। सो अगर पंजाब हुकूमत को इस प्रोग्राम में मसले नज़र आते हैं तो बहैसियत जमात मुस्लिम लीग नून की पॉलिसी ज़रा कन्फ्यूजन का शिकार नहीं नज़र आएगी आपके वोटर सपोर्टर को कि वफाक में तो इसका बजट बढ़ा रहे हैं, इसको सपोर्ट करते हैं, इसको अच्छा प्रोग्राम समझते हैं, पंजाब में नहीं समझते? जी उनका मौक़िफ़ सर आंखों पे जी, लेकिन BISP एक प्रोग्राम जो हमारे जो अंडर प्रिविलेज्ड लोग हैं उनकी उनको फैसिलिटेट करने के लिए, और उस प्रोग्राम पे किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है और कोई कन्फ्यूजन किसी तौर पर नहीं है। बल्कि आपको मैं याद कराना चाहती हूँ कि मियां नवाज शरीफ साहब के दौर में जो है वो फेडरल गवर्नमेंट से इसके लिए रेजोल्यूशन भी पास कराई गई और इसको जो है वो कानूनी हैसियत दी गई इस प्रोग्राम को। पहले ये प्रोग्राम था सिर्फ, अब ये बाय लॉ है। इसके अंदर एक सर्वे मौजूद है जो उन लोगों का है जो अंडर प्रिविलेज्ड हैं, जो एक स्कोर कार्ड होता है उसके मुताबिक है। अब ये सैलाब के अंदर BISP के ज़रूरी नहीं है कि सैलाब में जो लोग मुतासर हों वो BISP के बेनिफिशरीज हों, और जो बेनिफिशरी नहीं है उसको BISP के तहत जो है वो कैसे इमदाद मिलेगी। अब इसके अंदर कई ऐसे काश्तकार होंगे जिनका BISP से कोई लेना देना नहीं, उनको BISP के तहत कैसे इमदाद दी जा सकती है। या ऐसे लोग हैं जो जिनके घर गिरे हैं वो BISP के अंदर रजिस्टर्ड नहीं है, उनको क्या करेंगे आप, उनको कैसे जो है वो दें। लेकिन आपको BISP का कार्ड बेचने की आपको अभी जो है ज़रूरत महसूस हो रही है जब सैलाब आया।
जब इतनी बड़ी आफत आई है और वो पंजाब के जो है वो चंद रहनुमाओं को बाकायदा सिंध हुकूमत पुश करके उनको आगे बयानात देने के लिए वो कर रही है, और सिंध हुकूमत खुद भी कर रही है, शर्जील मेमन साहब खुद भी कर रहे हैं। तो ये जो है ना ये हमारी तरफ कोई कन्फ्यूजन नहीं है, कन्फ्यूजन उस तरफ है कि जो आफत के ऊपर सियासत भी कर रहे हैं। और अभी देखिए बहुत जब सैलाब आया था सिंध के अंदर, हमने कोई मतलब ऐसी सियासी कोई एक स्टेटमेंट निकाल के दिखा दें कोई हमारी गवर्नमेंट की तरफ से आया, बल्कि जो है वो शहबाज साहब ने हमेशा जो है वो इनको सपोर्ट भी किया। इवन जब वज़ीर ख़ारजा थे बिलावल भुट्टो साहब, तब भी जो है वो प्राइम मिनिस्टर के ख़िलाफ़ भी मतलब ऐसी ऐसी तकरीर उन्होंने फरमाई भी है जो याद है हमें। मतलब ऐसा नहीं है, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं वफाक के साथ जो चल रहे हैं सिंध के अंदर। हमारा कोई प्रोजेक्ट, मैं चैलेंज करके कह रही हूँ, कोई प्रोजेक्ट चीफ मिनिस्टर के 90 इनिशिएटिव्स में कोई ऐसा इनिशिएटिव नहीं है जो वफाक की मदद से चल रहा हो, अपने ओन के ऊपर कर रहे हैं। अब इसके ऊपर किसी को हाँ, बट आज़मा साहिबा अब जो ये एक्सचेंज ऑफ वर्ड्स हो रहे हैं, बयानात का तबादला हो रहा है, पीपल्स पार्टी खबरदार कर रही है कि वो इत्तेहाद से अलग हो सकते हैं, मतलब इस किस्म की भी बातें हो रही हैं। तो मुस्लिम लीग नून की ये ख्वाहिश तो ऑब्वियसली नहीं होगी क्या? मतलब किस तरह अब स्टेलमेट को ठीक करने के लिए क्या ऑप्शंस हैं? देखिए सीज़ फायर का ऑप्शन बिल्कुल होना ये होता है, लेकिन ना ये हमने शुरू किया है और ना इसको ख़त्म करने का मेरे पास कोई गारंटी है। अगर तो पीपल्स पार्टी एज ए इत्तेहादी पंजाब के अंदर वो मिलकर काम करना चाहे, वो सैलाब ज़दगान जो हमारे मेहमान हैं, जो चीफ मिनिस्टर के मेहमान हैं, वाकई उनको फैसिलिटेट करना चाहे, उनके ज़ख्मों पे जो है वो नमक छिड़कने की बजाय उनको फैसिलिटेट करना चाहें तो हम हाजिर हैं। लेकिन आप खामखा, जैसे मैंने आपको किसान की एग्जांपल दी, किसान 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 को जो है वो सिंध में इमदादी कीमत दे दी आपने, बार बार एक बात, और खामखा में वो जो चीफ मिनिस्टर साहिबा की एक परफॉर्मेंस है उससे खौफ आता है पीपल्स पार्टी को। मुझे सिंपल बात आज खुल के कह रही हूँ आपसे, और उस खौफ का शिकार होकर ये उल्टे सीधे बयान देते हैं। बाय द वे मैंने एक डोजियर तैयार कराया है जिसमें ये बात यहाँ तक कैसे पहुँची है, किस तरह से इनके जो मेंबरान हैं उन्होंने कौन कौन सी तकरीरें की, कौन कौन सी ट्वीटें की, कौन कौन सी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की, और उसमें पंजाब के इंतज़ामी मामलात में घुसने की कैसे कोशिश की और कैसे जो है वो डिक्टेशन और धमकियां दी। ये सब इंशाल्लाह ताला मैं जो है वो शेयर भी करूंगी पार्टी लीडरशिप के साथ, और जो वो हुक्म करेंगे यकीनन वो होगा। सीज़ फायर अगर दूसरी साइड से हो जाए तो पहले भी हमने तो शुरू भी नहीं किया था और हम कभी नहीं चाहेंगे कि ये बात जो है ये आगे बढ़े। जमा करवाना शुरू कर दिया है, अगर चलिए मफरूज़ा ही सही है लेकिन मामला तो अभी ठीक नहीं नज़र आ रहा। अगर वाकई इत्तेहाद ख़त्म होने तक बात पहुँचती है तो फिर तीन ही ऑप्शन हैं, मुस्लिम लीग नून वफाक में किसी और को इत्तेहादी बना ले, हुकूमत कर ले, वफाक में हुकूमत ही बदल जाए, PPP किसी और के साथ अलायंस कर ले। पंजाब हुकूमत को कोई ऑप्शन सूट करता है इसमें से? देखिए मेरे यहाँ बैठकर मफरूज़ों पे बात करना जो है वो नामुनासिब है। पीपल्स पार्टी हमारी इत्तेहादी जमात है और उसके साथ इत्तेहाद कायम रखने को सिर्फ इसलिए नहीं कि नंबर पूरे करने हैं, मुल्क के अंदर स्टेबिलिटी के लिए, मुल्क को आगे बढ़ाने के लिए जो अल्हम्दुलिल्लाह शहबाज शरीफ साहब की क़ियादत में और पंजाब मरीम नवाज शरीफ साहिबा की क़ियादत में बहुत अच्छी परफॉर्मेंस जो है वो दे रहा है। अब मैंने एक ट्वीट किया था, जो चंद साहब ने एक ट्वीट किया, उन्होंने कहा कि नहीं, पहले मैंने ट्वीट किया, मैंने कहा कि 10 दिनों के अंदर 5 शहरों में इलेक्ट्रिक बसें आ गई हैं। तो खामखा जो प्रेस कॉन्फ्रेंसें करते रहते हैं वो अपनी कारकर्दगी बता दें। देखिए कारकर्दगी का मुकाबला करें, आप बताएं कि हमने आज ये इनिशिएटिव ले लिया है जो नया है। मैं इनिशिएटिव्स की पूरी लिस्ट जारी करूंगी जो सिंध गवर्नमेंट ने जो है वो पंजाब को कॉपी तो मैं नहीं कहूँगी, पंजाब को फॉलो किया है, जो बड़ी अच्छी बात है। अगर बच्चों को यहाँ स्कॉलरशिप मिल रहे हैं वहाँ मिलने चाहिए, हमें उतनी खुशी होती है। इलेक्ट्रिक बसें जो है यहाँ आ रही हैं तो जो इस वक्त ट्रांसपोर्ट का हाल है सिंध के अंदर वहाँ बेहतर हो जाएगा, हमें खुशी होगी। सो वो उसके ऊपर उन्होंने जो है वो कहा, चंद साहब ने, उन्होंने कहा भुट्टो के दौर में ये हुआ था। तो फिर मैंने लामहल्ला पूछ लिया और उन्होंने कमेंट सेक्शन भी बंद कर दिया। भाई तो मैंने पूछ लिया, मैंने कहा जी भुट्टो साहब के बाद आपके पास कुछ नहीं है बताने के लिए? 17 साल से आपके सिंध में हुकूमत है, परफॉर्मेंस का मुकाबला करिए, कारकर्दगी का मुकाबला करते हैं। खामखा इल्ज़ाम तराशी और एक अच्छा खासा जो है वो परफॉर्म करती हुई हुकूमत को जो है वो डिमीन करने की कोशिश ना करें, और सिंध में बैठ के तो बिल्कुल ही मत करें। और जो पंजाब के लोग हैं जो रहते पंजाब में हैं लेकिन सियासत वो किसी और सूबे की करते हैं, उसमें मैं क्या ही कह सकती हूँ। चलिए ये परफॉर्मेंस का मुकाबला भी चाहिए। बहुत शुक्रिया आपका आज़मा साहिबा। मतलब कंस्ट्रक्टिव मुकाबले जो हैं वो जो एक दूसरे को इनकरेज करें कि हम बेहतर करें, वो तो वैसे भी मतलब हमें पता है कि हर टीम में ही होनी चाहिए। सो इफ दैट इज हैपनिंग दैट्स ओके।
मूविंग ऑन, बलूचिस्तान में ये बड़ा ही बहुत ही अफसोस होता है जब बलूचिस्तान से ऐसी खबरें आती हैं और आ जाती हैं। बलूचिस्तान में दहशतगर्दी का कल एक और बड़ा वाक़या हुआ था। फितना अल खारिज ने कोयटा में खुदकुश धमाका करके FC हेडक्वार्टर्स में दाखिल होने की कोशिश की, लेकिन हमारे दलेर सिक्योरिटी जवानों ने 6 हमलावरों को मरकजी दरवाजे के पास ही ढेर कर दिया। सूबाई वजीर सेहत के मुताबिक धमाके में FC के 2 जवानों समेत 11 अफराद शहीद और 36 अफराद जख्मी हो गए हैं। बड़े हौलनाक विजुअल्स हैं इसके, जो फुटेज आती है आई है वो मतलब बड़ी ही टेरिफाइंग है। बलूचिस्तान में आपको बता दें कि अमन अमान की सूरत हाल पहले भी आइडियल ऑब्वियसली नहीं है, कभी भी नहीं रही, लेकिन कुछ अरसे से दहशतगर्दों ने पाकिस्तान दुश्मन बैरूनी ताकतों बिलखुसूस भारतीय प्रॉक्सीज ने सूबे का अमन अमान जो है वो दाव पर लगा रखा है। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुख्ती ने धमाके की तफसीलात बताई और ये भी कहा कि दहशतगर्द कभी अपने मकसद में कामयाब नहीं होंगे। जिस अंदाज में उन्होंने इस हमले को नाकाम किया है, 4 दहशतगर्द, एक ने खुदकुश किया और 4 दहशतगर्द जो है वो अंदर घुसना चाह रहे थे FC हेडक्वार्टर्स में, उन चारों को सड़क पे जहन्नुम वसल किया गया, वहीं पर वो जहन्नुम वसल हुए। वो शायद चाहते क्या थे? फिर हमारी SDK यूनिवर्सिटी में जिस तरीके से उन्होंने धमाका किया, हमारी बच्चियों को शहीद किया, वो चाहते यही हैं कि ये स्कूल बंद हो, ये हॉस्पिटल्स बंद हो, ये पार्क बंद हो, ये कॉलेजेस बंद हो, ये यूनिवर्सिटीज़ बंद हो। मैं उनको ये पैगाम देना चाहता हूँ कि ये मेरी बहादुर बच्चियाँ जो हैं धमाके के बावजूद यहाँ पर बैठी हुई है और तुम जैसे बुज़दिलों का मुकाबला करने के लिए हमारी ये बच्चियाँ काफ़ी हैं। बाकी तो बात की बात है, जो बाकी बच्चे जो हैं वो तो और बात है। कल बलूचिस्तान के ज़िला खुजदार में फितना हिंदुस्तान के खिलाफ सिक्योरिटी फोर्सेस ने ऑपरेशन किया। 7 दहशतगर्द मारे गए, 10 जख्मी हुए हैं। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक हलाक दहशतगर्दों से IEDs, ट्रांसमीटर्स, अमरीकी साख्ता खुदकार हथियार भी बरामद हुए हैं। ऑपरेशन में ग्राउंड फोर्स सर्विसेज और हेलीकॉप्टर ने भी हिस्सा लिया है और सियासी रहनुमाओं की जानिब से दहशतगर्दों से आईनी हाथों के साथ निपटने की बातें तो होती हैं, लेकिन जाहिर है सूबे का अमन किस हाल में है ये सबके सामने ही है। हालात तो कंट्रोल में नहीं नज़र आते हुए नज़र आ रहे हैं। चलिए लेट्स फाइंड आउट कि एक्चुअली क्या डिटेल्स हैं और हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट हमारे साथ हैं सलमान अशरफ। सलमान, कोयटा में ऑब्वियसली उसी की बात हो रही है, बड़ी दहशतगर्द कार्रवाई होने की कोशिश हुई है कल। अब तक क्या पता चला है, क्या टारगेट था हमलावरों का? सूरत हाल कोयटा में होने वाले खुदकुश हमले की बात की जाए तो हमलावरों ने एक खुदकुश हमला किया FC हेडक्वार्टर के मेन गेट के पास, जिससे धमाका खेज़ मवाद से जो गाड़ी थी उसे उड़ाया गया और उसमें जो हमलावर था वो उसी के साथ ही जलकर खाकस्तर हो गया। इसी दौरान तकरीबन 5 मुसल्लह अफराद जो हैं उन्होंने FC हेडक्वार्टर में दाखिल होने की कोशिश की। वाक़े के फ़ौरी बाद वहाँ पे अतराफ़ में जो है सूरत हाल काफ़ी बिगड़ती हुई नज़र आ रही थी, लेकिन जो टारगेट इस हमले का नज़र आ रहा है बज़ाहिर तौर पर और जो देखा गया है, तहकीकाती इदारे भी इस पर मुतफ़िक़ हैं कि उनका जो मेन मकसद था कि वो FC हेडक्वार्टर को टारगेट करें, FC हेडक्वार्टर के अंदर दाखिल हों और ख़ुदा न खास्ता वहाँ उसके बाद अगर वो दाखिल हो जाते तो सूरत हाल काफ़ी तब्दील होती और काफ़ी हद तक जानी व माली नुकसान होता। लेकिन जैसे ही हमलावरों ने धमाका किया उसके बाद वो अंदर इंटर होने की कोशिश कर रहे थे तो पैरे पे मौजूद जो FC एहलकार थे उन्होंने जमा मर्दी का मुजाहरा किया और इस वाक़े में जो टेररिस्ट वहाँ पे जा रहे थे उनके साथ मुकाबला किया, फायरिंग हुई। इस दौरान हल्के फुल्के धमाकों की आवाज़ें भी सुनाई देती रहीं। तो उसके बाद उन जो 5 के 5 टेररिस्ट थे जो अंदर इंटर होने की कोशिश कर रहे थे, उन 5 के 5 को हलाक कर दिया। चलिए, अरे नहीं अंदर दाखिल हो सके, बड़ी कामयाबी है सिक्योरिटी फोर्सेस की। सलमान साहब, अब ये अपनी नौयत का पहला वाक़या तो है नहीं, हालिया दिनों में वाक़यात काफ़ी बढ़ रहे हैं, तो क्या हुकूमत, कानून नाफिज करने वाले इदारों की हिकमत अमली में कोई तब्दीली है? क्या प्लानिंग है? कुछ शेयर किया गया सहाफ़ियों से? जी, बदकिस्मती ये कहना ये पहला वाक़या नहीं है। इस तरह के मुतादिद वाक़े जो सूबे के तूलो अर्ज़ में हो रहे हैं, कभी तुर्बत को हिट किया जाता है, कभी खुजदार को, कभी मसनूक एरिया को, कभी कोयटा को, और इसी तरह कभी सिब्बी, नसीराबाद, जाफराबाद, आवारान और दीगर अजला को भी इसी तरह टारगेट किया जा रहा है। तो ये एक अनफॉर्चुनेट ज़रूर है,
हुकूमत और कानून नाफिज करने इदारों की कारकर्दगी के हवाले से अगर देखा जाए तो वो क्वेश्चन मार्क है, क्योंकि हर वाक़े के बाद वो दुश्मनों के ख़िलाफ़ नबर्द आज़मा होने, उनकी कमर तोड़ने के दावे ज़रूर देखे जाते हैं हुकूमत की जानिब से, इंतज़ामिया की जानिब से, लेकिन हर वाक़े के बाद दोबारा वाक़या हो जाना उनकी कारकर्दगी को सवालिया निशान करता है। इसमें सबसे अहम पॉइंट ये उठता है कि आया वो इस पर काम नहीं कर रहे या उनकी नाकामी है। तो उसमें देखा जाए तो बहुत से ऐसे वाक़यात ऐसे हैं जिसमें वो दावा करते हैं कि बहुत से टेररिज्म के वाक़यात होने से पहले ही पुलिस और कानून नाफिज करने इदारे के जो एहलकार हैं, जो काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट है, उन्होंने उसे अनअर्थ किया होता है, उसे ख़त्म कर देते हैं। लेकिन हर वाक़या हो जाने के बाद फिर उसकी जो तफ्तीश है उसके हवाले से भी बहुत सी चीज़ें अभी भी जो हैं वो हल तलब हैं। तो इस हवाले से उनकी कारकर्दगी को इतनी बेहतर नज़र नहीं आ रही। Goes out to the families who have been affected in this tragic incident. So, ज़ाहिर है सब्र दे अल्लाह ताला आप सबको और होपफुली बलूचिस्तान के हालात जो हैं वो बेहतर हों जल्द से जल्द। We're taking a break here. अच्छा भाई, कराची में 2-3 दिन से शदीद गर्मी हब्स था। कल बारिश हुई और एक खुशगवार तब्दीली हुई। बहुत गर्मी, वैसे लाहौर में भी बहुत गर्मी पड़ रही है। हाँ, लेकिन वहाँ बारिश वगैरह हो जाती होती है ना, तो हमारी तो ऐसी थी कि समझ भी नहीं आ रही थी कि अब इसका तोड़ क्या हो गया, क्या रिलीफ होगी, लेकिन फिर रिलीफ भी हो गई। गरज चमक के साथ बारिश हुई, बिजली भी नजर आई, लेकिन अक्रॉस द सिटी हर जगह बारिश नहीं हुई। एयरपोर्ट के अतराफ के इलाकों में 33 मिलीमीटर बारिश हुई है। अब आज की क्या फोरकास्ट है और कल और परसों क्या सीन रहेगा, ये हम जान लेते हैं। फिर बिल्कुल जान लेते हैं। और अंजुम नज़ीर साहब ने हमें ज्वाइन कर लिया है, जो कि हु ऑलवेज हेल्प्स अस नेविगेट द वेदर, डिप्टी डायरेक्टर है महकमा मौसमियात। अंजुम साहब, एक्सपेक्टेड थी ये बात, और हम एक्चुअली देख रहे थे फोरकास्ट वगैरह, पता था कि थोड़ी बहुत बारिश हो जानी है, बट हाउ लॉन्ग इज इट गोइंग टू लास्ट, ये भी एक सवाल है, क्योंकि आज हमें बड़ा बैक टू नॉर्मल सनी सा डे लग रहा है, क्लियर स्काइज है। जी बहुत शुक्रिया। देखें, सनी स्काइज तो कल सुबह भी थे और फिर आपने देखा कि तकरीबन 12 बजे के बाद से शहर के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश होनी शुरू हुई। पहले शहर के मगरिबी इलाकों में हुई, फिर आहिस्ता आहिस्ता शाम तक तकरीबन शहर के जनूबी और वस्ती इलाकों में बारिश का सिलसिला जारी रहा। ताहम जो शुमारी इलाके हैं उनमें बारिश का इतना इम्पैक्ट नज़र नहीं आया। बेसिकली हवा का एक कम दबाव, जिसको हम वेल मार्क लो प्रेशर एरिया कहते हैं, वो इंडियन गुजरात, सौराष्ट्र और उससे मुल्हिका नॉर्थ ईस्ट अरेबियन सी में मौजूद है। इस बात की तवक्को थी कि ये सिलसिला आज अरेबियन सी में मर्ज हो जाएगा, ताहम गुज़िश्ता 12 घंटों में उसकी जो मूवमेंट है वो बहुत स्लो रही, तो स्टिल ये अभी उसी जगह पर मौजूद है और इस बात की तवक्को है कि आने वाले 8 से 10 घंटों में ये बहर अरब में दाखिल हो जाएगा, जिसके बाद ये अपनी एक स्टेज को बढ़ाकर डिप्रेशन की सूरत इख्तियार करेगा और उसके बाद इसकी जो मूवमेंट है वो वेस्ट साउथ वेस्ट की जानिब होगी। ताहम इसी सिस्टम की वजह से इस बात की तवक्को है कि आज भी दोपहर के बाद कराची शहर के मुख्तलिफ इलाकों में हल्के से दरमियानी दर्जे की बारिश हो सकती है। मतलब कल जो बारिश हुई थी अंजुम साहब, उसको आप कैसे कैटेगराइज करेंगे? वो हल्की बारिश आपको लगी, और कंसिडरिंग कि पूरे शहर में तो चलो इस तरह नहीं हुई, जगहों जगहों पे हुई है, कहीं तेज कहीं कम, तो आप उसको क्या लेबल करेंगे? देखें जी, ये कल वाली बारिश जो है वो मॉडरेट थी, जैसे कि सबसे ज्यादा एयरपोर्ट पे 33 मिलीमीटर बारिश हुई, तो 33 जो है वो एज जब हम उसको कैलकुलेट करते हैं तो वो मॉडरेट इंटेंसिटी में आती है। अच्छा, अब आज शाम में या दोपहर के बाद जो बारिश होगी वो मॉडरेट होगी या लाइट रेन होगी? और हमारे जो टेलीफोन की फोरकास्ट है वो तो कल यानी कि थर्सडे और उसके बाद फ्राइडे को भी बारिश दिखा रही है। सो कल और परसों की क्या सूरत हाल रहेगी? देखें, आज की अगर हम बात करते हैं तो आज बारिश की इंटेंसिटी एज कंपैरेटिवली कल के थोड़ी सी कम होगी, ताहम चंद मुकामात पर मॉडरेट बारिश भी हो सकती है। और सिस्टम जो ये मैं बता रहा हूँ आपको बहर अरब में, ये थोड़ा सा ट्रिकी है और ये लग रहा है कि थोड़े से दिन जो है वो हमारे नेबर में स्टे करेगा, जिसकी वजह से इस बात की तवक्को है कि आने वाले 2 रोज के दौरान भी कराची में हल्की फुल्की बारिश हो सकती है। अंजुम साहब, इसको भी हम क्लियर कर देते हैं और आपकी बातों से हमें समझ आ गया है, दिस इज नॉट मॉनसून, मॉनसून इटसेल्फ इज ओवर। ये एक और सिस्टम है जो लो लाइंग प्रेशर है जिसका आप एक्सप्लेन कर रहे हैं, इज दैट राइट?
जी बिल्कुल, ये पोस्ट मॉनसून कहलाता है। जैसे प्री मॉनसून होता है, पोस्ट मॉनसून होता है। प्री मॉनसून में भी जो है इसी तरह डिप्रेशन और साइक्लोन्स बनते हैं। इसी तरह पोस्ट मॉनसून जो होता है वो सितंबर के एंड से लेकर नवंबर के मिड तक होता है, जिसमें जो है वो कोई अगर ट्रॉपिकल एक्टिविटी अरेबियन सी में होती है तो उसकी वजह से जो हमारी कोस्टल बेल्ट या सिंध में जो है वो बारिश हो जाती है। अच्छा अंजुम साहब, ये भी बताइएगा कि इन बारिशों से पहले शदीद गर्मी थी कराची में। चलिए, समुद्री हवाएं बंद होना एक फिनोमेना, लेकिन टेम्परेचर्स भी बहुत राइज कर गए थे। तो इन बारिशों के बाद क्या टेम्परेचर, क्योंकि अक्टूबर यूजुअली गर्म ही होता है, मतलब कराची अक्टूबर इज़ अनदर मई जून, सो वो रिवायती तौर पर जितना गर्म होता है उतना ही गर्म होगा या कुछ बेहतर होगा इस दफ़ा? जी अब्दुल्ला, बिल्कुल आपने सही कहा। ये सिस्टम जब तक है, कुछ बारिश का सिलसिला है, तो थोड़े से टेम्परेचर जो है वो मॉडरेट रहेंगे। ताहम मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि 40 डिग्री इज़ नॉर्मल इन अक्टूबर इन कराची। तो हमें आने वाले दिनों में इस बात की तैयारी रखनी चाहिए कि हमें गर्मी देखने को मिलेगी। अच्छा, एक और हमारे पास लेटेस्ट न्यूज़ ये आ रही है कि कराची में मलीर एरिया में ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए हैं, ये बताया जा रहा है। और साथ ही आपको बता दें कि ज़लज़ले की शिद्दत जो है वो 3.2 ऑन द रिक्टर स्केल है। गहराई 10 किलोमीटर है, विच इज़ नॉट अ लॉट। इनफैक्ट ये महकमा मौसमियात ही बता रहे हैं। एक बात बताऊं मैं आपको, जेन्युइनली आई फेल्ट here as well. I was sitting and I made sure कि मलीर हमारे स्टूडियो से बहुत दूर है, आपको बता दें बहुत दूर है, बट आई डोंट नो कि उसके आफ्टर इफेक्ट्स कहां तक महसूस किए गए हैं। लेकिन अगर सिर्फ 10 किलोमीटर गहराई है तो ज्यादा गहराई तो नहीं है। अंजुम साहब जी बिल्कुल ज्यादा गहराई नहीं है, ताहम इसकी इंटेंसिटी जो है वो कम है। 3 समथिंग जो है वो एक आप नॉर्मल कह लें, और 3 से नीचे तो जलजले इतने ज्यादा आते हैं कि जिनको हम शुमार भी नहीं करते। 2.5 के जलजले तो बहुत ज़्यादा आ रहे होते हैं, तो ये ज़ाहिर है 3 से ज़रा सा ऊपर हुआ तो फेल्ट हुआ। और ये हमारी जो कुरंगी क्या कहते हैं, कुरंगी की फॉल्ट लाइन है, ये पिछले दिनों से आपने देखा काफ़ी एक्टिव है, तो इसकी वजह से ये इम्पैक्ट हमें नज़र आ रहा होता है। अच्छा, अब अंजुम साहब, सो इसके बाद मतलब 2-3 रोज़ के बाद वही ऑन एवरेज कराची में शदीद गर्मी पड़ेगी थ्रू आउट द मंथ ऑफ अक्टूबर, एंड टेम्परेचर मतलब बाकी मुल्क में जब सर्दी की नवीद होती है ना और सर्दी के लिए रातें बदलना शुरू हो जाती हैं, मौसम बदलना शुरू हो जाती है और हम शदीद गर्मी में तप रहे होते हैं, तो अजीब सा महसूस होता है। हमारे यहाँ मौसम कब तब्दील होगा? और ये जो एल नीनो इफेक्ट के तहत इस मरतबा एक्सट्रीम विंटर्स बहुत सोशल मीडिया पे चल रहा है, इज दैट राइट? देखें, मैं आपको ये बताता चलूँ कि शॉर्ट टर्म के लिए लानीना जो है वो डेवलप हुआ है, लेकिन वो भी उसकी इंटेंसिटी भी कोई इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है। ये भी मैं आपको बताता चलूं कि लास्ट ईयर के विंटर में भी लानीना था, और आपने देखा कि लास्ट ईयर के विंटर भी कोई इतने ज़्यादा हार्श नहीं थे। ताहम लानीना में जो है हमारी विंटर की जो रेनफॉल और स्नोफॉल है वो सप्रेस हो जाती है। तो सेम फिनोमिना कुछ इस साल भी नज़र आ रहा है, और इस बात की भी तवक्को है कि हमारे जो नॉर्दर्न एरियाज हैं वहाँ के जो दर्जे हरारत हैं वो नॉर्मल से ज़्यादा रहेंगे। अच्छा जी, चलिए ठीक है। एक दफ़ा फिर ज़रा बारिशों पे हम वापस आ रहे हैं, और सिंध में भी मतलब हम कराची पे तो बात कर ही ली कि यहाँ बारिश हुई, बिकॉज इट्स अ वेरी डिफरेंट फिनोमेना। अदरवाइज सिंध में कहाँ बारिश हुई है ये बता दें, और फोरकास्ट भी दे दें बाकी शहरों की, बाकी इलाकों की। देखें जी, बदीन ठट्ठा में हल्की बारिश हुई, उसके बाद जामशोरो डिस्ट्रिक्ट में काफ़ी अच्छी बारिश हुई, हैदराबाद में बारिश हुई है, हैदराबाद से मुलिका, मिटियारी, टंडो अलायार, टंडो मोहम्मद खान, फिर आगे चलें तो शहीद बेनज़ीराबाद, सांगड़ और इससे मुल्हिका इलाकों में जो है बारिश हुई है। ताहम आज की अगर हम बात करते हैं तो आज भी तकरीबन इन्हीं इलाकों में, तकरीबन आप शहीद बेनज़ीराबाद या सांगड़ को छोड़ दें तो हैदराबाद और उससे मुल्हिका इलाकों में आज भी हल्की फुल्की बारिश हो सकती। Alright, बहुत शुक्रिया आपका अंजुम साहब, thank you for all that information. Not El Nino. La Nina. El Nino. अच्छा, अभी हम बहावलनगर जाएंगे और सैलाब के बाद की सूरत हाल और इमदादी कार्रवाइयाँ और रिहैबिलिटेशन, सारी चीज़ें ज़ाहिर इम्पॉर्टेंट हैं। और हम कहाँ जा रहे हैं, किसके पास, कौन? बहावलनगर जा रहे हैं, फहद शफीक है। जी
बिल्कुल, दरिया सतलुज में ऊंचे दर्जे का सैलाब तो गुजर गया, लेकिन अपने पीछे तबाही छोड़ गया है। दरियाई बेल्ट पर मौजूद जो बस्तियां हैं वो इससे बहुत ज्यादा मुतासिर हुई हैं। इस वक्त भूखा पतन के मकाम पर पानी का बहाव जो है वो नॉर्मल हो चुका है, लेकिन एक तबाहकारियों की लंबी लिस्ट है जिसमें घरों को नुकसान पहुँचना, फसलों को नुकसान पहुँचना और फिर जानवरों की मुंतकिली है। जिला इंतजामिया के मुताबिक तकरीबन 1.25 लाख अफराद ने जो है वो सैलाब ज़दा इलाकों से नकल मकानी करके वो महफूज मकामात तक मुंतकिल हुए हैं। इसी तरह हजारों जानवरों को भी महफूज मकामात तक मुंतकिल किया गया है और तकरीबन 1.25 लाख एकड़ पर जो फसलें हैं वो इस सैलाब से मुतासिर हुई हैं। लेकिन अब जो है वो तासीरीन सैलाब का जो बहाली का काम है वो शुरू हो चुका है। एक तरफ तो जिला इंतजामिया की जानिब से बहाली के लिए सर्वे शुरू कर दिया गया है, तो दूसरी जानिब मुतासिरीन सैलाब अपने घरों को वापस जा रहे हैं। यहाँ पर मुतासिरीन सैलाब से हमारी बात हुई है जिनका ये कहना है कि अभी उनके घर तामीर नहीं हुए हैं, उनकी फसलें जो सैलाब से मुतासिर हुई हैं वो भी अभी तक काबिल काश्त नहीं है, लेकिन फिर भी वो अपने घरों को वापस जा रहे हैं और जो भी खुश्क जगह मिलेगी वहाँ पर खैमा लगाकर जो है वो रिहाइश पजीर होंगे। एटलीस्ट इट्स गुड टू सी, बहुत शुक्रिया। इट्स गुड टू सी कि कुछ रिहेबिलिटेशन जो है अपनी मदद आप ही हो, एटलीस्ट वो तो शुरू हुई ना। बारिश पानी तो नहीं नजर आ रहा है, एटलीस्ट पानी अभी भी नजर आ रहा है। कबीर वाला जा रहा था, थोड़ा बहुत आ रहा था, कबीर वाला जा रहे हैं और वहाँ से फरूख रज़ा हमारे साथ हमें बता रहे हैं। इस मरतबा दरियाए रावी और दरियाए चनाब में आने वाले सैलाब ने इस तहसील के अंदर तबाही मचा दी। इस सैलाबी रेले ने इस तहसील के 122 मुआवजात को अपनी लपेट में लिया, जिनमें से 40 मुआवजात मुकम्मल तौर पर सफ़ा हस्ती से नाबूद हो गए। इन मुआवजात के अंदर 1,17,000 अफराद को नकल मकानी करके महफूज मकामात पे जाना पड़ा, जबकि इनके 1 लाख से ज़ायद लाइव स्टॉक को भी वहाँ से इंतजामिया ने मुंतकिल किया महफूज मकामात पर। इस तहसील में इस सैलाब ने 1,05,000 एकड़ रकबे को ज़ेरे आब लिया, जिनमें से 64,000 एकड़ रकबे पर खड़ी फसलें तबाह हो गए। इसी तरह से 10 से 12,000 एकड़ पर खड़े आम के बागात भी बुरी तरह मुतासिर हुए। यहाँ के लोग जब सैलाब का पानी उतरने के बाद अपने घरों और अपने गांव में पहुँचे तो इन्हें वहाँ अपने मकान मिलने के बजाय टूटे हुए घर मिले, गिरे हुए कमरे मिले और मिट्टी के ढेर मिले, जिस पर ये अब खुले आसमान तले ज़िंदगी गुजार रहे हैं। इनके पास अब वसाइल न होने के बराबर हैं, लेकिन मसाइल ही मसाइल हैं और जो सर्वे हुकूमत ने शुरू किया है इसे जल्द से जल्द मुकम्मल करके हमारे नुकसानात का दुरुस्त तखमीना लगाकर हमें जल्द से जल्द इमदाद मुहैया की जाए ताकि हम अपनी बाकी मान जिंदगी को शुरू कर सकें। जी हाँ, यहाँ पानी था वैसे तो, लेकिन निकल जाएगा होपफुली। मतलब वो हालात नहीं है जो हम पिछले 1.5 महीने से देख रहे थे। सो इट इज सच अ रिलीफ टू सी। और रिहैबिलिटेशन का प्रोसेस शुरू हो गया है, दैट इज वेरी इनकरेजिंग और जाहिर है काम होना और वो तभी होना था, वो वादा तो तब का ही था ना कि जब पानी जरा उतरेगा तो स्टार्ट होगा। तो शुक्र है कि पानी उतर गया। अभी एक ब्रेक ले रहे हैं, वापस आ रहे हैं थोड़ी देर में। अच्छा, आपको कुछ बताना है, ये हो गया हमारा ट्रिब्यूट। कराची में जी डेयरी फार्मर्स जो हैं वो दूध की कीमतों में इजाफे का मुतालबा कर रहे हैं और इजाफा भी ऐसा कि आम आदमी के होश उड़ जाएंगे। आपको बता देते हैं कि 1 किलो पर पूरे 50 रुपए, नॉट जैसे 1-2 रुपए ऊपर जाना। अच्छा, इस वक्त कितने रुपए मिल रहा है? इस वक्त जी कराची में खुला दूध मिल रहा है 220 रुपए। हाँ, और वो ऊपर नीचे है, मतलब कहीं 220 है, कहीं 240 भी है, कहीं 210 भी है। सो कराची प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए डेयरी फार्मर्स एसोसिएशन के रहनुमाओं का कहना था कि सैलाब की तबाहकारियों ने कराची के डेयरी फार्मर्स को शदीद नुकसान पहुँचाया है और भूसे के अलावा जानवरों के चारे में शामिल तमाम चीज़ों की कीमतों में 30% तक इजाफा हो चुका है। अगर इसी तरह इजाफा होता रहा तो जानवरों के भूखा मरने के खदशात हैं। डेयरी फार्मर्स ने दावा किया है कि कराची में सिर्फ दूध कीमत में उन्हें रोज़ाना 30 करोड़ का नुकसान हो रहा है और 1 लीटर दूध की कीमत में फौरी तौर पर 50 रुपए का इजाफा लाजमी हो गया है, क्योंकि भूसे वगैरह की कीमतें बहुत बढ़ गई हैं। भूसे की फसल मुतासिर हुई है, दैट्स अ फैक्ट एज वेल, लेकिन जाहिर है इसका क्या हल निकलना है। अच्छा, इसमें जी कमिश्नर कराची जो हैं आज इस पे एक मीटिंग करेंगे एंड समथिंग इज गोइंग टू बी डन अबाउट इट। इजलास है, फॉलो अप इजलास है, तो फिर जो अपडेट होगी हम आपको बताएंगे। इस पर हम मौक़िफ़ लेते हैं। शौकत मुख्तार साहब, जनरल सेक्रेटरी डेयरी फार्मर्स एसोसिएशन, हमारे साथ मौजूद है। शौकत साहब, ज़ाहिर है महंगाई तो है और लेकिन एट द सेम टाइम जो हुकूमती आदादो शुमार है, महंगाई के बढ़ने की रफ्तार कम हुई है, कुछ रिलीफ लोग महसूस कर रहे हैं। अब आप लोग की कॉस्ट कैसे बढ़ रही है, किन किन चीज़ों की वजह से बढ़ रही है जिससे 1 लीटर पे 50 रुपये आप इजाफा मांग रहे हैं?
दैट्स अ लॉट एक्चुअली। ये बताइएगा। जी बहुत शुक्रिया जियो न्यूज़ का। असल मसला ये है कि पिछले गुज़िश्ता 2-3 महीनों से आप दुरुस्त कह रहे हैं कि चीज़ें बेहतर हुई थी, और उसकी वजह यही है कि 15 महीने से 16 महीने से दूध का रेट स्टेबल था और एक ही रेट पर हम आज तक बेच रहे हैं। लेकिन सैलाब के जो असरात आए हैं, आपको पता है कि केपी और पंजाब सैलाब से पूरा हमारा एग्रीकल्चर और लाइव स्टॉक सेक्टर वो बर्बाद हो गया, तो उसका बराह रास्त असर हमारी कराची की डेयरी इंडस्ट्री पर पड़ा है। जानवर जो है वो बहुत कम हो गए हैं, और इसके अलावा जो मेन चीज़ है वो खुराक है। इस वक्त चूँकि आपके इल्म में कराची के अंदर 10 लाख जानवर हैं, तो इनकी खुराक जो है वो सारी अंदरून सिंध और पंजाब से आती है, जिसमें बुनियादी खुराक भूसा है, जिसकी कीमत 600 रुपया 650 रुपया सैलाब से पहले थी, और अब उसकी कीमत 1100 रुपये हो गई है। इसी तरह 65-70 रुपये वाली जो चीज़ें, दालें, छिलके और दीगर राइस पॉलिश वगैरह थी, वो सारी 100 रुपये पे चली गई। तो ये एकदम इतनी कॉस्ट बढ़ गई है, तो जाहिर है कि उसका असर तो दूध की कीमत पर पड़ेगा। स्टैंडेबल भी है बात इन द सेंस, क्योंकि हमें पता है कि काफ़ी मतलब चैलेंजेस आए हैं बिकॉज ऑफ द फ्लड्स, और इस साल क्या हुआ है, लेकिन फिर भी मतलब कुछ तो रियायत होनी चाहिए एकदम से इतना, क्योंकि होता ये है कि 50 रुपये फ़ी लीटर इतना बड़ा फ़र्क है कि आवाम ऑब्वियसली इस पे तो एहतजाज करेगी, और फिर इस कीमत में तो वो डब्बे का जो साफ़ सुथरा वाला अच्छी क्वालिटी का जो दूध होता है वो ख़रीद लेंगे, उन्हें फिर लेना ही है तो हो जाएगी सर। एग्जैक्टली लेना ही है तो वो उस तरफ चले जाएंगे, तो नुकसान नहीं होगा फिर उल्टा आपका। ये बात आपकी दुरुस्त है, जाहिर है कि कीमत ये बहुत ज्यादा हाई है, लेकिन कुदरती हमारे हाथ में चीजें नहीं है। इसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बहुत हाई हो गई है। अब हमने 50 रुपए की डिमांड की है, तो एक मैकेनिज्म होता है, गवर्नमेंट के साथ हम बैठते हैं, कमिश्नर के साथ, गवर्नमेंट के इदारे होते हैं, तो उनकी भी मुख्तलिफ रिपोर्ट्स आई हैं, फिर हमारी रिपोर्ट जो है वो भी जाती, तो इसको सारी को कंपाइल किया जाता है, उसके बाद कंसेंसस होता है, उसके बाद वो कीमत एक तय की जाती है। मैं ये समझता हूँ कि ये बोझ पड़ेगा आवाम के ऊपर। जिस तरह आप देखें कि गंदम महंगी हो गई, आटा 20 रुपये महंगा हो गया, बाकी चीज़ें जो है वो सैलाब के बाद महंगी हुई है। तो दूसरी बात जो डिब्बे की आपने की है, देखें असल हमारा ये 6% बटरफैट दूध है। कराची का दूध आज भी पाकिस्तान का बेहतरीन दूध तस्वर किया जाता है, बल्कि दुनिया में इसका सानी कोई नहीं है। ये बैफलो बेस्ड डेयरी इंडस्ट्री है कराची के अंदर, तो इसलिए ये क्वालिटी स्टिल इसकी बेहतरीन है। 6% बटरफैट है, तो अगर उनकी जो डिब्बे की आप बात करें तो वो टोटल 3% है, 2.5 से 3% उसकी बटर फैट, तो वो तो इसकी आधी भी नहीं है बटर फैट, तो उसकी कॉस्ट आज भी 450 रुपये है। तो लाजमी बात है इसका असर आवाम पर तो पड़ेगा। हम माजरत खां, हम उम्मीद करते हैं कि 3-4 महीने में जैसे ही अप्रैल में नई फसल आती है तो कुछ चीज़ें बेहतर होती हैं, तो हम इंशाल्लाह इसको रिवाइज करेंगे। मतलब ऐसा नहीं है कि ये, मैंने तो बल्कि कमिश्नर साहब से कहा था कि आप आर्जी इसकी कीमत तय कर दें ताकि ये इंडस्ट्री अपने पाँव पर खड़ी हो सके, ये सरवाइव कर सके। मतलब फौरी तौर पर इसको जो है वो आप ऑक्सीजन की ज़रूरत है, आप अगर इसकी कीमत बढ़ाएंगे तो उसके ज़रिए फिर ये सरवाइव करेगी। फिलहाल तो इस इंडस्ट्री की लेजिट हैं, लेकिन ये इजाफा भी बहुत ज़्यादा है जो आप लोग डिमांड कर रहे हैं। लेट्स सी कि आज और जो दूसरी बात ये होती है ना, उसमें क्या नतीजा अब्दुल्ला, जो हम उम्मीद करते हैं ना कि प्राइसेस ऊपर जाती हैं, फिर हमें कहा भी जाता है, यही कह रहे हैं कि 3-4 महीने में अप्रैल में जब चारे की नई फसल आएगी तो ये होता है ना, या तो आप इन राइटिंग दें, या तो इन राइटिंग दें कि जी जब अप्रैल में चारे की नई फसल आएगी तो अभी जो भी अगर इजाफा होता है या उस पर रजामंदी होती है तमाम फरीकैन की, सो उसके बाद इन राइटिंग दिया जाए कि जी हाँ 4 महीने बाद जब चारे की फसल आएगी, जब हमारी कॉस्ट कम होगी तो हम कीमत कम करने के पाबंद होंगे। गिव एन एग्जांपल, जब पेट्रोल की कीमतें ऊपर जाती हैं तो किराए वगैरह ऊपर जाते हैं ना साथ साथ, और फिर वो कभी कम होते हैं, क्योंकि पेट्रोल की कीमत नीचे आती है लेकिन किराया नीचे नहीं आता। तो हमने ये सारी चीज़ें देख ली, इसलिए बार बार उसको दोहराना कि जी कुछ महीने में कम हो जाएगा समथिंग, इट रियली डजंट हैपन, एंड मौजूदा ही होगा कि कम हो जाए, होता नहीं है। और बाय द वे जिससे याद आया कि पेट्रोल की कीमतें भी ऊपर चली गई हैं आज, सो दैट्स अनदर थिंग। अच्छा जी, हम लड़कियों के वर्ल्ड कप की बात करेंगे। आईसीसी वुमेन वर्ल्ड कप के इफ्तिताही मैच में भारत ने श्रीलंका को डकवर्थ लुईस मेथड के तहत 59 रन से हराया, और बारिश के सबब फी इनिंग 47 ओवर्स तक महदूद किए जाने वाले मैच में भारत ने पहले बैटिंग में 8 विकेटों पर 269 रन बनाए। श्रीलंका को जीत के लिए 271 रन का हदफ मिला। जवाब में श्रीलंकन टीम 211 रन बनाकर हो गई आउट। पाकिस्तान टीम अपना पहला मैच खेलेगी 2 अक्टूबर यानी टुमारो अगेंस्ट बांग्लादेश, तो लिहाजा दैट इज समथिंग दैट वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू। और अगर तो आप ये सोच रहे हैं कि आप ये मैचेस कहाँ देख सकते हैं, यू कैन वॉच दीज मैचेस ऑन जियो सुपर। सारे मैचेस दिखाए जा रहे हैं
and best of luck to our women cricket team. They have been performing very well. अच्छा, उसमें ये होता है कि वो अगर आप पिछले वाले टूर्नामेंट जो अभी लाहौर में हुआ था उससे आप कहीं जी जीते तो नहीं थे, बट खेल के हारो तो हार जाओ। हम हमेशा यही कहते हैं इट्स ऑल राइट, वन टीम हैज टू विन, बट एटलीस्ट दो नजर तो आए कि दोनों जो हैं वो अपना बेस्ट पिच पे डाल रहे हैं। इंडिया और श्रीलंका, गर्ल्स आर डूइंग रियली गुड, द गर्ल्स आर, एंड वी विश देम बेस्ट ऑफ लक। और इंडिया और श्रीलंका में हो रहा है ये वर्ल्ड कप। हमारे तमाम मैचेस कोलंबो में होंगे। पाकिस्तान वुमेन क्रिकेट टीम आईसीसी वुमेन क्रिकेट वर्ल्ड कप के लिए, कैन आई जस्ट आल्सो से कि प्लीज टू ऑल आवर मेंस क्रिकेट टीम विश करें, लड़कियों को बेस्ट ऑफ लक की वीडियोस लगाएं, दे डू दैट फॉर यू, और फिर आपकी परफॉर्मेंस तो हमारे सामने ही होती है, लेकिन रिगार्डलेस ऑफ दैट दे आर डूइंग वेल, दे शुड बी इनकरेज, एंड इट वुड बी ग्रेट कि हमारे क्रिकेटर्स जो हैं, मेल क्रिकेटर्स जो हमारी मेंस क्रिकेट टीम है वो ये हुमा की भरपूर ये ख्वाहिश है। आई एम श्योर कि इट हैज टू बी इक्वल। ये पहुंचेगी आगे, लड़कियां लाइन में खड़ी होकर उनको विश कर रही होती हैं। आई एम श्योर कि ये आगे तक पहुंचेगी, और जाहिर है इस सिलसिले में कोई वीडियो आप देख लेंगे, मुझे उम्मीद है हुमा आज। प्लीज डू इट। Okay. और कोलंबो स्टेडियम में फ्री एंट्री का ऐलान किया गया है, साथ ही इस मैच के लिए भी बताना जरूरी है। सो इफ यू हैपन टू बी देयर, इफ यू आर लिविंग देयर, सो आप जा सकते हैं। आप अगर आई एम श्योर कुछ पाकिस्तानी तो हैं। पाकिस्तान वुमेन्स टीम के सारे जो मैचेस हैं वो श्रीलंका में ही हो रहे हैं, ऑब्वियसली नॉट इन इंडिया। ऑलराइट, सो अच्छा, अक्टूबर का आगाज हो गया तो पिंक अक्टूबर, ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस, आपको पता है इस महीने में इस पे बात होती है, आगाही दी जाती है, ख़वातीन को बताया जाता है हाउ इम्पोर्टेंट है सेल्फ एग्जामिनेशन एंड ईयरली मैमोग्राम वगैरह, उस पर हम पूरा महीना बात करते रहेंगे। और सर्विकल कैंसर की वैक्सीन अवेलेबल है, लगवा दें अपनी बच्चियों को। अब तक तो यकीनन मतलब इतनी रिसर्च आप लोगों के ऑन योर ओन हो जानी चाहिए कि एक PhD लेवल ही हो जाए, मान जाए इस बात को, और प्लीज़ फ़ायदा उठाएंगे फ्री वैक्सीनेशन जो दुनिया के 147 ममालिक इंक्लूडिंग मुस्लिम कंट्रीज लगाई जा रही है। सो आपके बच्चों की सेहत आपके अपने हाथ में। ये वो फैसले हैं जो आपने, वैसे तो अल्लाह ताला सब मैनेज कर रहा होता है, ये वो फैसले हैं जो आपने लेने अपने बच्चों के लिए। और बहुत टाइम ना लगाएं, जस्ट डू इट। That is it. We're gonna see you tomorrow morning. Bye.